और साथ में वसुंधरा जी जो पूर्व मुख्यमंत्री महोदय, डॉक्टर सीपी जोशी जी भी, सचिन पायलट जी भी, गुलाब सिंह कटारिया जी भी, और हमारे बीजेपी के प्रेसिडेंट साहब पूनिया साहब, सबको कहा गया कि सब जुड़े रहें, जिससे कि पूरे राजस्थान के तमाम विधायकों से बात करें तो सबकी भावना हमसे पहुंच सके, और सरकार को भी, हमारे तमाम मंत्रिमंडल के साथी, मेरे साथी बैठे हुए हैं, जिससे कि सबको फीडबैक मिल सके कि कौन क्या कह रहा है, किसकी क्या प्रॉब्लम्स है, जिससे कि हम लोग मिलकर के आगे सरकार भी अपने स्तर पर निर्णय कर सके। इसलिए मैं आपका आभारी हूँ कि आप सब लोगों ने टाइम निकाला, आए हैं। और मैं यही पहले ऊपरी रिमार्क में कहना चाहूँगा, आप सब बराबर समाचार पत्रों में पढ़ रहे हैं कि शुरू से ही हम लोगों ने जो अप्रोच रखी है उस पर तमाम पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग बुलाई गई, धर्म गुरुओं को बुलाया गया, एक्टिविस्ट को बुलाया गया, और रिटायर्ड डॉक्टर एक्सपर्ट थे उनको बुलाया गया, सबसे बातचीत की गई। मुझे खुशी है कि धर्म गुरुओं ने भी, जब हमने उनसे कहा कि आपको इबादत करनी है, पूजा करनी है, प्रेरणा क्या कहते हैं, प्रेयर करनी है, आप जो है वही करें, खुद करें, बाकी अपने फॉलोअर्स के अपने घर पे ही रहें। और उस बात को माना सबने, और मुझे खुशी है कि उस दिन से आज तक लगातार सब लोगों ने कोऑपरेट किया है। पूरा प्रदेशवासी एकजुट, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग, नेता लोग एकजुट हैं, तमाम वर्गों के लिए एकजुट हैं। राजस्थान एक मॉडल बन गया देश के अंदर, सब लोग मिलकर के इस कोरोना की जंग का मुकाबला कर रहे हैं। और आज मुझे खुशी है कि सुबह से ही सब लोग पूरा टाइम दे रहे हैं, बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, खुल के अपनी बात कर रहे हैं। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि जो आपकी फीलिंग है कोविड-19 को लेके, क्योंकि कल प्रधानमंत्री के साथ में वीसी हो रही है चीफ मिनिस्टर्स की, इसलिए मैं चाहूँगा कि आपके जो सुझाव आएंगे, फीडबैक आएगा, उसको मैं कल काम ले सकूँ। उसी रूप में मैंने आपको तकलीफ दी है, और कोविड-19 तक अपना आप सीमित रखें, जिससे कि सार्वगर्भित डिस्कशन हो सके। कई इलाकों में बहुत कम संख्या में पॉजिटिव आए हैं कोरोना के, कुछ क्षेत्रों में पहले थे नहीं, बूंदी जैसे क्षेत्र में बाद में कुछ बढ़ गए हैं। तो ओवरऑल राजस्थान की स्थिति ठीक लग रही है। तो मैं चाहूँगा कि मैं शुरुआत करूँ भरतपुर से। विश्वनाथ सिंह जी बैठे हैं हमारे मंत्री जी, उनसे मैं शुरुआत करता हूँ। राम राम साहब। राम राम साहब। अभी आप जिस पहले पधारे थे, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदया से बातचीत चल रही थी, और धौलपुर पूरे काफ़ी एंटरटेनमेंट भी चला। मैंने कहा आप लखनऊ विराजी हैं, तो बात चल रही थी, तो सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि लॉ एंड ऑर्डर की जो प्रॉब्लम आज सवेरे होने वाली थी वो तो फिलहाल समाप्त हो गई, लेकिन कल से आप उन्होंने बताया कल से ट्रेन चालू हो रही है कि सबसे ज़्यादा माइग्रेंट जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं अपने बिहार के और झारखंड के, यहाँ से, और सारे इकट्ठे हो रहे हैं जयपुर में, ज़्यादातर जयपुर से ही आगे आ रहे हैं। जयपुर से अगर ट्रेन चल जाए तो निश्चित रूप से राहत मिलेगी, और जो पैदल चल चल के बेचारों को वापस यूपी धक्का मार के वापस भगा रही है, और हम लोगों के पर वो कर हो रहा है, वो उसके ऊपर बहुत असर पड़ेगा। दूसरा, ये किसानों की एक समस्या है, क्योंकि अभी ये 2% टैक्स लगाया, इसके लिए काफ़ी लोगों में रोष है, उसके लिए थोड़ा ध्यान अपन रखें, वो बहुत ज़रूरी है। और तीसरी समस्या जो आने वाली है अब आगे, देखिए कोरोना से तो हम सब लोग जूझ रहे हैं, सवेरे से आप कोरोना पे चल रही है बात, सब एक से विद्वान ने, आपने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने आपको बताया, तो एक ही एक चीज़ रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है। अब समस्या आने वाली है पानी की, चाहे धौलपुर हो, करौली हो या भरतपुर हो, गाँव में, और उस पर होंगे झगड़े आपस में। उसके लिए पानी के लिए कंटिजेंसी प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है। इतना ही मेरा निवेदन था। बाकी यहाँ रंजीता जी मेरे MP साहिबा विराजमान हैं, MLA साहब बयाना विराजमान है, और MLA साहब अपने नगर के विराजमान हैं। धन्यवाद आपके, धन्यवाद। श्रीमती रंजीता जी कोहली। हाँ, नमस्कार सर। ऑन कर लो। नमस्कार। नमस्कार।
मैं ये कहना चाहती हूँ, जिस तरीके से अभी सभी ने, महाराज साहब ने भी बताया था, जो किसानों को 2% टैक्स के लिए, उससे सभी परेशान हैं, तो इसको अगर समाप्त किया जाए तो बहुत सभी किसानों को बहुत राहत मिलेगी। और दूसरी जो समस्या है, आपने जो राजस्थान में अभी डॉक्टरों की नियुक्ति करी थी, उस डॉक्टरों की जो वैकेंसी निकाली थी उसको अगर आप नियुक्त कर दें, क्योंकि कोरोना के टाइम पे डॉक्टरों की बहुत ज़रूरत है। डॉक्टर की नियुक्ति 2000 डॉक्टर नियुक्ति का प्रोसेस शुरू हो रहा है। हाँ। तो उनको चिंता करने की बात नहीं है। दूसरी सर तीसरी बात ये है कि जो लोग बाहर से आए हुए हैं, बोलना पड़ेगा, सब लोग कोई पॉइंट लाएंगे। एक परेशानी से जूझना पड़ रहा है सर। कितनी जा रही है? और उसमें अगर हम लोग ये देखें कि उनकी किस तरीके से परेशानी दूर की जाए, तो उस पर हम ज़्यादा ध्यान दें तो उनको थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। और हमें ये ना सोच करके कि उनको परमिशन मिली है या नहीं मिली, किस तरीके से उनको पहुंचाया जाए, हमें सिर्फ उनके घर पर सुरक्षित पहुंचाना बहुत ज़रूरी है सर। इस बात पर हम लोग ध्यान दें तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरा इतना। धन्यवाद। एक बार मैं क्लियर कर दूं, आज सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी चीफ सेक्रेटरी साहब की, दिल्ली के कैबिनेट सेक्रेटरी से और होम सेक्रेटरी से। उसके बाद में अभी शाम तक ऑर्डर आ जाएंगे, कुछ तो आने लग गए हैं। आवागमन की जो अभी विश्वेंद्र सिंह जी ने बात उठाई थी वो भी पूरी होगी। ट्रेनें शुरू हो जाएगी बिहार से, यूपी के लिए भी जयपुर से, क्योंकि ये दोनों राज्यों की सहमति के बाद में शुरू हो सकती थी। ये भारत सरकार के निर्देश थे। अब जाके बिहार ने भी परमिशन दे दी है और यूपी ने दे दी है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि समस्या का समाधान होगा। राजस्थान में भी जो आपस में आवागमन है जिलों के अंदर, उसके बारे में भी निर्देश आज रात को जारी कर देंगे हम लोग, वो भी सुविधाजनक हो जाएगा। तो जो बाय एंड लार्ज जो समस्या है, क्योंकि अधिकांश लोगों को प्रॉब्लम ये है कि जो बाहर के लोग हैं वो किस रूप में यहाँ पर आ सके, जो हमारे प्रवासी लोग हैं। और आज ही हमें एनओसी मिली है तेलंगाना से 4 ट्रेन चलाने के लिए, झारखंड से 1 ट्रेन और 2 ट्रेन बिहार से। इस प्रकार से महाराष्ट्र से भी 4 ट्रेन, इस प्रकार से 14 ट्रेनों की व्यवस्था होने लग गई है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड सभी जगहों पर आवागमन शुरू होगा। इस प्रकार का जो नया फैसले हो रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ उससे सबको उसका लाभ मिलेगा और जो समस्या है उसका समाधान भी होगा। बाकी जो हम लोग राजस्थान के अंदर कंपेटिवली बेटर हैं, क्योंकि हमारे यहाँ प्रतिदिन जांच सप्ताह भी जांच की जो क्षमता है वो भी 11,770 हो गई है। टेली मेडिसिन जो है ई मित्र जोड़ दिया गया है और प्लाज्मा की थेरेपी भी शुरू हो गई है। और सबसे अच्छी बात यह कि कोरोना की जो मृत्यु दर है वो राजस्थान में सबसे कम है 2.9%, जबकि देश में 3.3% है। और मरीजों ठीक होने की दर भी लगभग 55.43% है, जबकि देश के अंदर 29.97 है। केस पॉजिटिव जो आते हैं वो भी 2.35% है, जबकि देश में 3.02% है। और प्रदेश में मरीजों के दुगना होने का समय, जो आप देखते हो देश के अंदर, दुनिया के अंदर इश्यू को लेकर के चर्चा चलती है। राष्ट्रीय औसत 12 दिन है, मतलब 12 दिन में डबल हो जाते हैं देश के अंदर, और राजस्थान 16 दिन डबल होते हैं। तो ओवरऑल जो है हमारी जो तैयारी थी, जो हमने पहले ही आपको मालूम है कि शुरू कर रखी थी, उसको लेके जो काम शुरू किया गया उसका लाभ हमें मिला। और निरोगी राजस्थान की जो बात की थी, तो हमने जो टीमें बनाई थी पूरे राजस्थान की सर्वे की, वो भी इस पर काम आ गई। और जो हमें पहले पूना और दिल्ली भेजना पड़ता था सैंपल्स को, SMS कर देना। आज हम कह सकते हैं कि 11,770 टेस्ट यहाँ होना मायने रखते हैं। और जल्दी इस महीने के अंत तक हम 25,000 टेस्ट पर डे करने लग जाएंगे। 30,000 तक हमारा टारगेट है, वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कोविड-19 किसी भी दिशा में जाए आने वाले वक्त के अंदर, हम चाहेंगे कि हमारी तैयारी ऐसी हो जिससे कि हम मुकाबला करने में आप सबके सहयोग से कामयाब हो सकें।
और मुझे पूरा यकीन है कि जो सहयोग आज तक आपने दिया है, चाहे वो सोशल कमिटमेंट था, आप लोगों ने बामा साहब से संपर्क किया, दानदाताओं से संपर्क किया। एक एक कहानी बहुत ही शानदार है जिलों की। जयपुर ज़िले के अंदर 1 लाख कुक्ड फूड जो बटे होंगे हर ज़िले में, हर ब्लॉक के अंदर। मैं समझता हूँ कि कोई कमी नहीं रखी लोगों ने पका हुआ खाना देने के लिए और सूखी सामग्री देने के लिए। और सरकार ने भी, जो मैंने आपको पहले भी कहा कि जो 5 करोड़ लोग हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत, उन सबको 10 किलो अनाज दिया गया फ्री के अंदर। और साथ में जो बीपीएल, स्टेट बीपीएल, अंत्योदय वालों को, असहाय लोग थे, उसका अलग सर्वे करवाया राजस्थान के अंदर, जो कि कच्चा बुनने वाले हों, दिहाड़ी मजदूर हों, रिक्शा वाले हों, अचानक सबका रोजगार चला गया, मजदूर थे, उन सबको हमने 2,500 हज़ार रुपये दिए और साथ में सूखा राशन भी दिया। कहने का मतलब है हम सब ने मिल करके, जो आपने अपने एमएलए फंड से काफ़ी पैसा दिया, वो भी काफ़ी अच्छा काम आया। सब ने मिल करके अभी तक लोगों को अपने कहा था कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, उसमें राजस्थान कामयाब रहा। उस सब के आपके लिए आपका सबका सहयोग, समर्थन और जिस रूप में आपने मोटिवेट किया लोगों को, उसके कारण संभव हुआ। इस प्रकार से सब कुछ अच्छा हुआ। अब ये जो श्रमिकों के आने की बात है, प्रवासियों के आने की बात है, उसमें 19 लाख लोगों ने नाम लिखवा दिए। 19 लाख लोगों ने, उसमें 12-13 लाख तो आने वाले हैं। आप सोच सकते हो कि 13 लाख लोग कैसे एक साथ आ सकते हैं। भारत सरकार की गाइडलाइन थी कि उनको बुलाओ पहले आप, जो लोग वहाँ फंस गए हों, वहाँ गए हो 1 महीना पहले, तीर्थ यात्रा में गए हो, टूरिज्म में गए हों, या कोई अपने काम धंधे में गए हों और वहाँ फंस गए, तो उनको आओ। और उनके लिए रेलगाड़ी चलाई गई थी, जिसका नाम भी श्रमिक एक्सप्रेस रखा गया था। अब क्योंकि इतना बड़ा ये इश्यू बन गया है, हम लोगों ने बहुत कोशिश करी। कुछ लोग करीब 70-80 हज़ार आ गए, बिना रजिस्टर करवाए आ गए, वो गांव में चले गए। कई गांव में जो हमारे पहले ऐसे क्षेत्र थे जहाँ ग्रीन जोन थे, वो पहले 33 जिलों में से 10 जिले ऐसे थे जहाँ पर कोई मरीज नहीं था, कोई पॉजिटिव नहीं था। अब सिर्फ 2 जिले रहे हैं, मतलब जिले बढ़। कई जिलों में लोगों ने शिकायत की जाएगा, आपने अलाउ कर दिया तो हमारे आने के बाद में पॉजिटिव आते हैं और ये संख्या बढ़ जाएगी। आज शुरू वाले ही बात बोल रहे थे, पहले जालोर में शिकायत आई थी, अब शिरोई में भी हो गया, जालोर में हो गया, पाली में भी हो गया। ये प्रॉब्लम आती है, इसलिए अपन चाहते हैं कि जो लोग बाहर से आए उनमें मैं आपका सहयोग चाहूँगा कि आप लोग कृपा करके उनको क्वारंटाइन करना आवश्यक है। उसमें आप घर बैठे बैठे टेलीफोन से पंचायत में बात करें, सबको हम लोग रिक्वेस्ट करें कि गांव में क्वारंटाइन के लिए बाहर स्कूल है, कोई मान लीजिए कोई पंचायत भवन है या और कोई जगह है, वहाँ उनको रख दे अलग से। जिनके घर में बड़ी जगह हो, होम क्वारंटाइन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस रूप में आप भी अपनी भागीदारी निभाएं, जिससे कि प्रशासन का काम भी कुछ हल्का हो जाए और वो आपके मार्गदर्शन के अंदर उस काम को अंजाम दे सके। क्वारंटाइन करना जरूरी इसलिए है, एक बार एक मरीज भी पॉजिटिव बाद में आ गया तो वो 8-10 दिन में पता नहीं कितने लोगों को पॉजिटिव कर देगा, पता ही नहीं पड़ेगा। कृपा करके आप सब इसमें भागीदारी निभाएं। और इस प्रकार से अपन ने जो मैंने कहा आपको माइग्रेशन के बारे में मैंने बता दिया। आपके बाद में आज के बाद में तकलीफ बहुत कम हो जाएगी। आज जो रेल मंत्री जी ने अनाउंसमेंट किए हैं, रिशी हुई है CS की, शाम तक ये ऑर्डर लग गए हैं। रात को हम लोग बैठ के जारी करेंगे। इंटर डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैं समझता हूँ उसके बाद में प्रॉब्लम आ रही है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम गवर्नमेंट को जीत के बताएंगे। पूरा विश्वास है, मैं अपनी रिक्वेस्ट करूँगा आप पूरे कानपुर, करौली, माधोपुर, पूरा डिवीजन, पूरा बूंदी, बारह सबको अपनी बात कहनी है। बात को समझ शुभार ग्रंथी बैठे हैं। सर वैसे तो 2-3 जो मुख्य बातें थी हमारे महाराज साहब ने उठा दी हैं, तो माइग्रेंट लेबर की और जो RPM मंडी टैक्स की और किसानों के पानी की। लेकिन मैं सबसे पहले एक बात जो कहना चाहूँगा सर
ये जो मंडी टैक्स लागू किया गया है इसको रिव्यू करने की बहुत जरूरत है। जो एक अधिकारी का स्टेटमेंट मैंने आज अखबार में पढ़ा था वो बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। उनका ये कहना है कि आज भी 2% लगाने के बाद भी राजस्थान की दर कम है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जो दालों पर जो टैक्स लग रहा है वो 1.6 लग रहा है, जबकि 2% करते ही वो 3.6 हो जाएगा। 3.6 ना यूपी में है ना एमपी में है। सरसों पर 1% टैक्स है, 2 लगाते ही 3 हो जाएगा। तो इसको थोड़ा रिव्यू करें सर। ये पूरे राजस्थान की डिमांड है, इस पर किसानों पे मार पड़ रही है। अल्टीमेटली व्यापारी का उतना नहीं नुकसान होगा, किसानों को होगा। नंबर 2 में सरसों का क्रय और शुरू हो गया है भरतपुर जिले में, जो सेवर के पास जो बासी और इधर नंबर रेवेन्यू का लॉस और होगा। तो इसको थोड़ा सा आप थोरोली दिखवा लें सर प्लीज। एक जो बात है पानी की सर, तो भरतपुर विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं विशेष रूप से, और विधायक के नाते ही मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आपके द्वारा भरतपुर को एक बहुत बड़ी सौगात दी गई थी चंबल पानी की, लेकिन भरतपुर विधानसभा का यह दुर्भाग्य रहा कि अभी तक किसी भी गांव में, 1-2 गांव को छोड़ते बाकी गांव में चंबल का पानी नहीं पहुंच पाया है। 11-12 की ये है। बार बार संपर्क करने पर भी कल्ला जी से भी अनुरोध किया है, मैंने विभागीय अधिकारियों से भी अनुरोध किया है। शहर में पानी आ चुका है आपके उससे, लेकिन अभी गांव में पानी नहीं पहुंच पाया है और वो डिले होता जा रहा है। इसमें जो सबसे ज्यादा जो ब्लैक जो कंपनियां हैं उनका रोल बहुत तगड़ा है, इसको देख लें सर। और तीसरी बात मैं, और ये जो आपने MLA लेड फंड को मैं बधाई भी देना चाहूंगा, आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, जो आगामी 2 वर्ष में मैं बताना चाहूंगा मैंने अपने 19-20 का 1 करोड़ रुपए RBM हॉस्पिटल में, 20-21 का और 21-22 का पूरा 4.5 करोड़ रुपए RBM हॉस्पिटल के लिए दिया है। तो मेरा एक अनुरोध है, क्योंकि जिला अस्पताल जितने भी हैं उन पर सबसे ज्यादा भार रहता है, अगर इसका कुछ 20%, 30% सभी MLA साहिबान जिला अस्पताल को दें, पूरे राजस्थान के लिए पॉलिसी बन सकती है। और जो आपका एक संकल्प है निरोगी राजस्थान बनाने का, तो उन जिला हॉस्पिटल्स को अच्छा डेवलप किया जा सकता है, जिससे रेफर केस ना बढ़े, जयपुर नहीं जाना पड़े या उदयपुर नहीं जाना पड़े, अजमेर नहीं जाना पड़े। चौथी बात मैं कहना चाहूंगा सर, भरतपुर विधानसभा के संदर्भ में जो बॉर्डर की बात कर ली है, जो इसलिए कच्चे जो बॉर्डर थे उनको भी बुक कराया गया, लेकिन माइग्रेंट के संबंध में जरूर कहना चाहूंगा, इस पास सिस्टम को आपने कह दिया है कि इसको सीख किया जाए, लेकिन जो 400 लोग हैं जो अगर कल ट्रेन शुरू हो जाए तो उनको बसेस के माध्यम से जयपुर पहुंचा दिया जाए, और जयपुर से जो रारे पर 401 लोग रुके हुए हैं बिहार के, झारखंड के, जैसा महाराज साहब बता रहे थे, तो उनको बहुत बड़ी सुविधा होगी। लेकिन मैं जिला प्रशासन का भी आपको उल्लेख करना चाहूंगा, लगभग 60 से 70 हजार पैकेट सारे माइग्रेंट लेबर को जिला प्रशासन के माध्यम से, भामाशाहों के माध्यम से बांटे गए, और आज भी जो भी माइग्रेंट होकर आ रहा है करीब 2000 पैकेट करीब रोजाना सुबह शाम उनको दिए जा रहे हैं। मैं जिला प्रशासन, सारे CMHOs, PMOs की भी तारीफ करना चाहूंगा कि भरतपुर जहां 117 थे वहां आप घट करके 7 या 8 केस पॉजिटिव रह गए। मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही ग्रीन में आ जाएंगे, लेकिन एक अनुरोध है कि क्वारंटाइन वाली जो प्रॉब्लम है उसको जरूर आप देखें सर, क्योंकि माइग्रेंट होकर के जो कोरोना डेवलप होगा उससे वो है। और एक चीज लास्ट में, इकोनॉमी के सर्वाइवल के लिए राजस्थान की इकोनॉमी सबसे ज्यादा संकट में रहेगी। आपके इतने प्रयासों के बावजूद भी बहुत अच्छा प्रबंधन हुआ है इस कोरोना का, तो हमको लाइव स्टॉक और फूड प्रोसेसिंग, ये पशुधन और जो फूड प्रोसेसिंग की यूनिट्स है, इनके जो इंडस्ट्री एरिया है, जैसे मैं भरतपुर का उदाहरण लेना चाहूंगा, वैर ऐसा क्षेत्र है, नगर ऐसा क्षेत्र है जहां काफी सरकारी जमीन है, तो स्पेशल जो है डेवलपमेंट जोन, जो बड़ी विदेशों की कंपनियां आने के लिए तैयार है, तो नगर है, वैर है, भरतपुर है, कुमेर में प्रोसेसिंग यूनिट है, नदबई में है, तो इन एरियाज को छाटा जा सकता है सर। धन्यवाद आपका, धन्यवाद। जायदा जी, जायदा खान जी, गामा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हैप्पी नमस्कार। मदर्स डे। आज का दिन बहुत शुभ है क्योंकि आज मदर्स डे है। नमस्कार। नमस्कार। बस मैं सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देना चाहूँगी कि आपने पूरे ही जनप्रतिनिधि, चाहे वो MP हो चाहे MLA हो, उनको कनेक्ट करके उनके VC के थ्रू आपने उनकी समस्याएं का पूछने की कोशिश करी और उनके सुझाव भी मांगे। और आपने जिस तरीके से सबसे पहले प्रिकॉशंस लिए कोविड-19 को लेके, ये अपने आप में बहुत बेहतरीन रहा। इसी की वजह से आज हम लोग इस स्थिति में हैं कि कोविड-19 महामारी काफ़ी कंट्रोल में है। जैसे मेरे कामा में ही 2 अप्रैल को पहला पॉजिटिव मिला था, उस दिन से लेके आज तक मैं खुद यहाँ पर कैंप करके हूँ, और जो आपने और चौधरी तैयब हुसैन जी ने सिखाया था, उसी आदर्श को लेके मैंने अपने पैसों से
हैंड सैनिटाइजर मंगाया 5000 लीटर हमने हर घर में, चाहे वो कोई हिंदू का घर हो चाहे मेव का घर हो, हर घर में हमने पहुंचाया। और सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव भी मैंने हर गांव में हर गली में अपने पास से कराया। फिर एमएलए लेड से, जैसा कि आपका आदेश था, 1 लाख रुपए हमने सैनिटाइजर और उस ग्लव्स वगैरह के लिए दिए, 5000 इक्विपमेंट के लिए दिए, 13 लाख रुपए मैंने फूड किट के लिए दिए कि इलाके में कोई भूखा ना सोए, जो आपकी मंशा थी। उसके बाद हमने 10 लाख रुपए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए दिए, 25 लाख मैंने अपनी हॉस्पिटल्स के सीएससी पीएससी वगैरह के लिए दिए। लेकिन सर, इसमें मेरा सबमिशन ये है कि जब तक डॉक्टर्स और नर्सेज और स्टाफ की कमी रहेगी तब तक ये इक्विपमेंट्स और इनसे हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और जैसे मैं आपको कहना चाहूँगी कि भरतपुर का अगर आप लें, हर चीज में कामा ही कम रह जाता है, क्योंकि एक तो ये टेल पे है और यहाँ कोई आना नहीं चाहता। कोई भी डॉक्टर्स की नई पोस्टिंग होती है तो गर्ग साहब अपने यहाँ ही उनको लगवा लेते हैं, मेरे तक आने नहीं देते। तो मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी और इसरार भी करूंगी आपसे कि जी जो भी डॉक्टर्स या नर्सेज स्टाफ हो मेरे यहाँ लगाए जाएं, क्योंकि टीचर्स भी सबसे कम अगर भरतपुर में आप देखोगे तो मेरे यहाँ धन्यवाद, शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। भजन लाल यादव, भजन लाल जी बैठे हैं। नमस्कार साहब, कुछ कहना। नमस्कार। नमस्कार सर, पहले तो हम पूरा जिला आपका आभारी है, और वो जो कोरोना की जांच मशीन हमको भरतपुर की सौगात के रूप में आपने दी है, मैं चिकित्सा मंत्री, चिकित्सा राज्य मंत्री, तमाम जो हमारे मंत्रीगण हैं उनके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि हमारे भरतपुर में कोरोना की जांच की जो मशीन लगी है उससे हम लोगों को बड़ी राहत मिली है। उसी का नतीजा है कि भरतपुर में जो हमारा केसेस जो पहले वेयर में आया था वो 80 साल की उम्र का था, आज वो नेगेटिव है और अपने घर आ चुका है। प्याना में 100 केसेस थे, 100 केस में से 98 नेगेटिव हो गए, मात्र 2 केसेस बचे। तो पूरा का पूरा सब लोगों ने मेहनत करी, उसी का नतीजा है। आपके माध्यम से जो आपके निर्देश अनुसार हमने भी पालन किया। मेरी विधानसभा क्षेत्र में 66 पंचायत है सर, 66 पंचायतों का मैंने दौरा कंप्लीट कर दिया, दोनों नगर पालिका हैं वहां में कंप्लीट हुआ, और जितनी पीएचसी हैं सारी पीएचसीओ पे आया, सारी सीएचसी हैं उन सब सीएचसीओ पे आया, और कहीं पे भी कोई खाने की कमी नहीं। आपके निर्देश अनुसार 70 लाख रुपए की राशन सामग्री, 50 लाख रुपए विधायक कोष से हमने स्वीकृत की थी, वो हमने बांट दी, 20 लाख रुपए हमने जन सहयोग से ली थी, और कुछ लूबन फाउंडेशन हमारे यहाँ भरतपुर में है उसका हमने सहयोग लिया। तो 70 लाख रुपए के आसपास हमने राशन सामग्री सर बांटी है। और 70 लाख रुपए के आसपास मैंने जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें मैंने 1 महीने पहले सैंक्शन करके वहां पर अल्ट्रासाउंड मशीन है, एक्सरे है, एम्बुलेंस है, सैनिटाइजर हैं, मास्क हैं, उनके लिए हमने संपूर्ण व्यवस्था सर वहां पे कर दी है, और ऐसी कोई परेशानी नहीं है। मेरा बढ़िया चल रही है सर मेरा एक अनुभव रहा है, मैं वहां पूरे फील्ड में गया हूं, बिजली की कोई समस्या पूरे क्षेत्र में नहीं रही है। सारे अधिकारियों ने अच्छा काम किया है, डॉक्टर्स ने अच्छा काम किया है, सीएमओ ने बहुत अच्छा काम किया है। परंतु सर यहाँ अपने चिकित्सा मंत्री जी भी बैठे हैं, सीएमओ को यहाँ के किसी अधिकारी ने नोटिस दे दिया, और वो अच्छा कार्य कर रहे थे और उन्होंने डॉक्टर डेपुटेशन पे लगाए हुए थे, तो वहां उनको नोटिस दे दिया। तो ये बड़ा दुखद है कि जो अच्छा काम करता है उसको नोटिस दिया। आप अलग से लिख के देना, ठीक है। जी अभी सर। तो कोविड-19 की बात करो। कोविड-19 सर आपने क्या क्या किया वो बताने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि किसी ने कमी रखी नहीं है सर। और मैं कहता हूँ सरसों का जो हम समर्थन मूल्य की जो दुकानें हमारी चल रही थी, जो गवर्नमेंट हमारे जो जीएसएस और केवीसीएस में खोले हैं, भरतपुर में बम्पर फसल हुई है सर। उसमें हम चाहते हैं कि जो टारगेट है उसको बढ़ाया जाए सर। और जो मैं इसमें बीच में बोलना चाहूंगा, बम्पर फसल कहाँ हुई हमारे यहाँ, तो मुआवजा तक नहीं मिला डी कुमेर नगर में, और जहाँ ओले पड़े अब तक आप बम्पर फसल की बात कर रहे हैं। भरतपुर में भी नहीं मिला है सर, समर्थन कर रहे हैं, भरतपुर में भी नहीं मिला है। अब वैरवी पड़े सबसे ज्यादा, उनका पैसा तो मेरे यहाँ ओलावृष्टि नहीं हुई है, मेरे यहाँ ओलावृष्टि सर नहीं हुई है। आप ही ने मुझसे कही थी, आप ही ने कही थी। मेरे यहाँ ओलावृष्टि नहीं हुई है। ठीक है, नहीं सर, साहब के सामने मत दो, अगर तो अलग बात है। आप ही ने कही थी, नहीं सर, जल्दी कर दो। और यार अपनी तारीफ पहले आप बहुत और धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय। सबसे पहले तो पूरी दुनिया इस कोरोना महामारी में लड़ रही है,
उसमें आपके नेतृत्व में राजस्थान ने जो लड़ाई लड़ी है वो बहुत ही सराहनीय है और उसका रिजल्ट हमें अच्छे मिल रहे हैं। भरतपुर के अंदर भी जो केसेस आए और उसमें से 98% 95% केसेस नेगेटिव हो गए, ये सब आप सबके नेतृत्व में पूरे प्रशासन, जिला प्रशासन, हमारे यहाँ सारे विधायकगण, मंत्रीगण, सब साथियों की मेहनत का नतीजा है। महोदय, मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूँ कि जैसे अभी बहन जायदा जी भी कह रही थी, इक्विपमेंट्स तो हम लोग लगा देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर तो मजबूत कर देंगे, पर सेम टाइम पे जो स्टाफ है, जो मेन पावर है, अगर वो वहाँ उपयुक्त नहीं रहेगी तो लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। हमारे क्षेत्र में खास तौर पर मेवात में यही समस्या है। 2.5 साल से पद खाली पड़े हैं, डेपुटेशन होकर चले जाते हैं तो रिकॉर्ड में पद तो भरा बोलेगा, उनकी सैलरीज बन रही है वहाँ के हिसाब से, लेकिन मौके पे अधिकारी नहीं होते। छोटे स्टाफ है, खास तौर पे कंपाउंडर्स, रेडियोग्राफर्स की बहुत बड़ी समस्या है। तो आने वाले वक्त में इस पे भी काम किया जाए कि अगर जब तक हमारा प्रॉपर रिक्रूटमेंट सिस्टम काम करे, उससे पहले चाहे हम टेम्प्रेरी बेसिस पे लगाएं, पर अस्पताल हमारे मजबूत हो। इसके अलावा महोदय, फूड सिक्योरिटी के अंदर, खाद्य सुरक्षा के अंदर बहुत से पात्र लोगों के नाम नहीं जुड़े हैं, वो कई सालों से अपडेट नहीं हुई है। मेरे नगर से करीब 3,500 नाम कटने के लिए रिकमेंड हुए थे, वो अभी तक नहीं कट पाए, और करीब 4-5 हज़ार पेंडिंग है, जो बहुत पात्र लोग हैं और उनको इस महामारी के दौर में जो आपके द्वारा, सबके द्वारा जो लाभान्वित करने की जो कोशिश करी जा रही है, वो से वंचित रह जा रहे हैं। तो आपसे ये भी निवेदन है कि फूड सिक्योरिटी के अंदर वो अपडेट हों। उसके अलावा मैं जिला प्रशासन का भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके नेतृत्व में भरतपुर जिले ने बहुत अच्छा मेहनत करी है। मेवात क्षेत्र होने के वजह से शुरुआत में तबलीग के नाम से या बहुत उस तरीके से नाम से बहुत संवेदनशील क्षेत्र बन गया था, लेकिन पूरे सभी लोगों के सहयोग से अब बिल्कुल मुझे लगता है कि हमारा भरतपुर बहुत अच्छी स्थिति में है और आने वाले वक्त में भी आपके नेतृत्व में ये लड़ाई मजबूती से लड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका। अमर सिंह जी, बयान। सर नमस्कार, मुझे बीसी नमस्कार का मौका मिला और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि हमारे बयाना विधानसभा में 100 के लगभग संक्रमित तो आए थे, आज वो 97 नेगेटिव हो चुके हैं। तो हर पूरी विधानसभा में खुशी का माहौल है। बुजुर्ग लोग कहते थे, चर्चा भी चल रही थी कि पहले आओ पहले पाओ, और छोटे छोटे बच्चे भी गाना गाने के लिए लग गए कि दमादम मस्त कलंदर और राजस्थान का पहला नंबर। छोटे बच्चे गाना गाने के लगे। और मेरा तो आपसे हल्का सा निवेदन है कि अमृत परियोजना का जो प्रोजेक्ट चल रहा था वो 2013 से चल रहा था, उस गर्मी को देखते हुए वहाँ 2013 से चल रहा है। फर्स्ट फेज में और 2 फेज में तकरीबन 235 गांव थे और ना ही उन गाँवों में पानी पहुँचा, और संबंधित अधिकारियों से बात करते हो टाला टोला कर देते जिससे जल्दी से जल्दी आ जाए तो वहाँ और खुशियों का माहौल फैले। दूसरी बात ये है कि जो आवारा पशु हैं, जंगल के जीव जंतु हैं, उनको भी जानकारी हो चुकी है कि लॉकडाउन लग चुका है और वो भी रोड पे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मेरे क्षेत्र में कोई ऐसे तान तलैया नहीं उनसे अपनी प्यास बुझा सके। एक पांचना बांध है जो करौली में पड़ता है और एक गंभीर नदी है, ज़्यादा नहीं तो 1 फुट अगर पानी उसमें से खोल दिया जाए तो जो आवारा पशु रोडों पर घूम रहे हैं, नील गायें, जंगल के जीव जंतु हैं, पशु पंछी वो पानी पी सके। पेट भरना तो खैर अलग बात है, लेकिन वो जगह पानी पी सके। ये मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। लंबे अरसे से मांग है आपकी, लंबे अरसे से। जी सर, लंबे अरसे से मांगे, ये विश्वेंद्र सिंह को यही खुलवा सकते हैं पानी को। 12 साल से कह रहा हूँ, बात कर लूंगा साहब, कर ज्यादा नहीं तो गर्मियों तक जी खोल दिया जाए, बात कर लूंगा। हम तो तैयार बैठे हैं, जो वहाँ के लोगों की मांग थी वो मांग पूरी कर दी, योजना बना दी, लिफ्ट योजना बना दी, अब तो पानी खुल सकता है, इनके हाथ में। दूसरा सर एक निवेदन और है कि आजकल जो कोरोना के हिसाब से शादियां भी चल रही हैं और बयाना, रूपबास और रुदावल में 3 कस्बे पड़ते हैं। एक दिन छोड़कर एक दिन, जैसे ज्वेलर्स की दुकान है, कपड़ों की दुकान है, एक दिन छोड़कर एक दिन। अरे सब करे, सब आगे बढ़े, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये अवाना साहब। सर नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई आपको देता हूं कि जैसे ही कोरोना का पता चला, आपने जिस तरह पूरे प्रदेश के अंदर लॉकडाउन वाला जो निर्णय लिया, मैं समझता हूं कि उससे काफ़ी कंट्रोल राजस्थान प्रदेश में हुआ। और ये बधाई है सबसे पहले इस बात की कि मेरी विधानसभा नदबई में एक भी सिंगल पॉजिटिव केस नहीं है। इस बात के लिए
मैं पूरा प्रशासन को, कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को, हमारे सीएमएचओ साहब को, इन सबको भी बधाई देता हूँ। साथ साथ जो हमारे साथी थे जो रात दिन लगे रहे लोगों को समझाने में और पूरी तरह से उन लोगों ने काम किया क्षेत्र में, उनको भी बधाई देता हूँ। और ये सब आपसे ही हमने प्रेरणा ली है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसा कि पूरे भरतपुर में लगभग 116 केस कोरोना के आए और उसमें लगभग 107 केस ठीक हो गए हैं और ठीक होके भी अपने घर चले गए हैं। उसके साथ साथ 7 मरीज केवल अभी आरबीएम में एडमिट हैं और 2 मरीजों की डेथ हो गई है। हमारे जितने भी डॉक्टर साथी हैं पूरी तरह से जी जान से जुट के काम कर रहे हैं, उनको बधाई देता हूं। और बड़ी बधाई आपको, चिकित्सा मंत्री जी को, माननीय चिकित्सा राज्य मंत्री जी को इस बात की मैं देता हूं कि कोरोना का टेस्ट जो जयपुर पहले जाता था, जिसमें लगभग 1 सप्ताह लग जाता था, उसको आपने आपके द्वारा, आपके निर्देश पे भरतपुर में हुआ। उसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूं कि जल्दी उसकी रिपोर्ट आने लगी और उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। एक मेरी विधानसभा के झारोली गांव के डॉक्टर रोहतास जाटव की डेथ हो गई थी अभी 1 मई को। वो मेरी विधानसभा की जो सीएचसी है उज्जैन, मेरी विधानसभा की सीएचसी उज्जैन है, वहाँ से ड्यूटी दे के लौट रहे थे भरतपुर और रास्ते में उनकी सेवर पे डेथ हो गई। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि बहुत गरीब परिवार है। अभी पिछले दिनों जब मैंने सीएमएचओ को कहा था तो उनको वहाँ लगाया था मेरी विधानसभा की सीएचसी पे, तो उनको जो पैकेज है कोरोना वॉरियर्स का, जो पैकेज है आपका 50 लाख, उसमें ज़रूर उनको शामिल किया जाए। परिवार की बहुत ही दयनीय स्थिति है और ये मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस पर ज़रूर आप विचार करें। इसके साथ साथ जैसा कि मेरा जो विधानसभा है उसके साथ साथ जैसे ब्लॉक, उसके बाद में जैसे उत्तर प्रदेश की सीमा आती है तो वहाँ पे परिस्थितियाँ बहुत ख़राब 2 दिन से हैं। जैसे मजदूर आ गए हैं, यूपी के जो लोग हैं केवल यूपी की पुलिस उनको ले रही है, अंदर जाने दे रही है। जो बिहार, झारखंड, अन्य राज्यों के लोग हैं उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। और यहाँ तक कि अभी तो आज सुबह तक की भी खबर है, आज सुबह तक की भी है, हजारों श्रमिक वहाँ पे थे और बाकायदा प्रशासन की भी, माननीय मुख्यमंत्री जी, दोनों तरफ से तनातनी भी हुई। तो इस पे भी थोड़ा सा गौर करें। अगर आप केंद्र में मोदी जी से, सरकार से अगर बात करें तो उनको निर्देश दिया जाए राज्य सरकार को कि इस तरह उससे काफ़ी परिस्थितियाँ वहाँ खराब हो रही हैं। और एक 2-3 दिन से एक छोटी सी दिक्कत हो रही है कि पहले पुलिस के पास अधिकार था पास का, जो कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो या दूसरी हो। अभी जैसे ही दूसरी वो बदली है, जिला प्रशासन पे आई है, तो अभी मैंने खुद 5-6 बहुत ही केस ऐसे थे कि जिनको आवश्यकता थी, लेकिन वो अभी भी, उनमें 2 केस अभी भी पेंडिंग 24 घंटे से ज़्यादा दिखा रहे हैं। तो उसमें अगर एक समय निर्धारित हो जाए कि 1 घंटा, 2 घंटा या 4 घंटा, अगर उसमें पता लग जाए वो पेंडिंग स्टेटस आता है पास के लिए जब ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, तो उसको और करने की आवश्यकता है। इसको वापस दे दो। ऐसा आज जो है जी, रात को हम फैसला कर रहे हैं जी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कल से पहले कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को सब हल कर। बहुत कैसे आपने जो बताया, जो लोग जो जिसकी मृत्यु हो गई उसके बाद लिख के दो, मामला क्या था क्या नहीं था, तो मैं रिपोर्ट फिर बात करें। धन्यवाद आपका। सर वो प्रशासन को ऑलरेडी दे दिया है कोरोना वॉरियर्स में जोड़ने के लिए। रोहतास जाटव का केस उसमें माननीय लोगों को अलाउ नहीं बोलना, वो तो कभी मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, प्लीज। जी 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 जी। और एक और मनोज राजौरिया जी, सांसद धौलपुर, बैठे हैं क्या? नहीं है। नमस्कार सीएम साहब। नमस्कार सीएम साहब, कुछ इश्यूज हैं। नमस्कार सीएम साहब। नमस्कार भैया। इश्यूज है, सबसे पहले प्रवासी मजदूरों का इशू है। तो अब जैसे जितनी ज्यादा जल्दी से जल्दी लोगों को लाने की व्यवस्था करें। मेरी बहुत राज्यों, हमारे करौली और धौलपुर के लोगों से बात होती है, वो राजस्थान आने के लिए बहुत बेचैन है। पर अब भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है और इस गाइडलाइन के अनुसार व्यवस्था आप हर राज्य में कराएं। केरला की बात है, तमिलनाडु की है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, प्रदेश में है, अनेकों राज्यों में धौलपुर के लोग हैं। तो इन सब राज्यों की सूची आपके पास है। मैं पहले आ रही है कि मैं कह चुका हूँ कि आज फैसले हुए दिल्ली के अंदर भी। चीफ सेक्रेटरी साहब ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है दिल्ली के अंदर, गृह सचिव से भी, कैबिनेट सेक्रेटरी, और शाम तक फैसले हो जाएंगे।
मैं उम्मीद करता हूँ कल से प्रॉब्लम नहीं आएगी। कर्नाटका हो, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, सब राज्यों से ट्रेनें आएगी, महाराष्ट्र से भी, और बिहार ने, यूपी ने भी परमिट दे दी है मजदूरों जाने के लेने के लिए। पहले परमिट थी नहीं, कल रात को मिली है। अब आपके यूपी के और बिहार के मजदूर भी जाएंगे। पासपोर्ट की प्रॉब्लम है वो भी हल हो जाएगी। आप निश्चित है, कोई चिंता करने की बात आपको नहीं है। इसके अलावा कोई पॉइंट बताइए। अच्छा, इसके अलावा मेरा एक सुझाव था कि जो ये लोग बाहर से आते हैं इनको आप भारत सरकार के अगर नरेगा को मजदूरी के साथ में जोड़ दिया जाए तो गांव में इनको आते ही जो बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा उससे इनको राहत मिलेगी। ऐसी कोई व्यवस्था भारत सरकार के साथ बात करके आप कोशिश करें कि आने वाले नरेगा से जोड़ा जा सके, ठीक है, वहाँ रोजगार इनको आते ही रोजगार मिल पाए। ठीक है। और था कि सबसे बड़ा है, बोलिए बोलिए, बोलो बोलो बोलो। एक इशू था कि जो स्थानीय प्रशासन के पास में जो पास इशू करने की व्यवस्थाएं थी ये काफी सुविधाजनक थी। कुछ दिनों से 2-3 दिन से जब आप प्लेन और जयपुर बेस्ड किया है तो बड़ी दिक्कत आती है। मेरा आपसे आग्रह होगा कि इसको कहीं ना कहीं सुविधाजनक करें, नीचे स्तर तक आपको डिसेंट्रलाइज करना होगा। अन्य राज्यों से भी, विशेष तौर से कलेक्टर को इतनी पावर होनी चाहिए कि वो अन्य राज्यों से आने की अनुमति, क्योंकि बहुत सारी परिस्थिति ऐसी है कि लोग परेशान होते हैं। इसमें आप कोई निर्णय दीजिए ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। करौली में एक पांचना बांध है जो कि हर साल उसका पानी खोला जाता है, जो कि हिंडौन और डोडाबीन के लोगों में ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ता है, गंभीर नदी की वजह से इस बार ये पांचना बांध डैम खोला नहीं जा सका। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जिला प्रशासन को इसके निर्देश कि वो जल्द से जल्द नियमानुसार जो साल में एक बार खोलते हैं उसको एक बार खोल के। ठीक है। मुख्यमंत्री जी, मैंने धौलपुर और प्रशासनों की बात ली है। दोनों प्रशासन को मैं बधाई देना चाहूंगा कि जिला मुख्यालय पर दोनों आपकी आवाज पूरी आ नहीं पा रही है। समस्याओं का आपके कोई सिस्टम में गड़बड़ है, आवाज कट आ रही है। वेब से चल रहा है। एक लेटर भी लिखा है मैंने मुख्यमंत्री जी, आपको आवाज आ रही है? आप लिख के भेज दीजिए, आपकी आवाज कट रही, आ नहीं रही है। अच्छा, एक इश्यू था, मैं लिख के भी भेज रहा हूँ आपको। सुना आपको? कट के आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स पे सीएससी और पीएससी पे भी हमको कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं और बढ़ानी पड़ेंगी, क्योंकि अगर कोरोना का कहीं ना कहीं प्रकोप आने वाले समय में गलती से बढ़ जाता है तो उनको नियंत्रण करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। अस्पतालों को ज्यादा इक्विपमेंट्स और मैन पावर दें, ये मेरे आपसे आग्रह। एक कानून व्यवस्था के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण विषय था कि अभी आप चूंकि आपकी जानकारी में होगा कि टोंक जिले के अंदर जो मालपुरा में एक घटना हुई थी उसमें 4 आरोपी गिरफ्तार भी हुए। एक बच्ची के साथ में दुष्कर्म हुआ था, लेकिन हमारे एक साथी सांसद जौनपुरिया जी और एक विधायक महोदय पे प्रशासन द्वारा ये दुर्भाग्यपूर्ण। हम आपसे तुरंत विराम लगाएंगे और वो आप अलग बात कीजिए, ठीक है? अभी कोविड-19 की बात करो, वो मुझे मालूम है। थैंक यू, धन्यवाद एमपी साहब। जी थैंक यू साहब, थैंक यू। गिरिराज मलिंगा जी, मलिंगा जी, गिरिराज सर मलिंगा जी। नमस्कार। सर नमस्कार। एक मिनट भूल गया, अशोक चांदन बोल। एक मिनट गिरिराज जी, मैं भूल गया, अपने प्रभारी मंत्री बैठे भरतपुर के अशोक चांदना जी। सर नमस्कार। सर नमस्कार। हाँ, अशोक बताइए भैया। साहब, वैसे तो मोटी मोटी सारी बातें आ चुकी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कल शायद आपकी प्रधानमंत्री जी के साथ वीसी में लॉकडाउन के ऊपर काफी बड़ी चर्चा रहेगी। इसमें अब जैसे कि लॉकडाउन ये 1.5 महीने से ऊपर खिंच चुका है,
और जो मजदूर इंडस्ट्रीज में रुके हुए थे पूरे राजस्थान में या देश में जहां भी वो काम कर रहे थे, होली की छुट्टियां मना के वो आए हुए थे, लेकिन 1.5 महीना लॉकडाउन खींचने की वजह से अब वो सब अपने अपने गांव की ओर जाना चाहते हैं और जा रहे हैं। इससे आने वाले समय में इंडस्ट्रीज पे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि अब उनको इतना ज्यादा कोरोना का भय सता चुका है और वो पैदल इतना ट्रेवल कर चुके हैं कि आने वाले समय में वो 1-1.5-2 महीना तो वापस काम करने को ही नहीं आएंगे। तो ये एक बड़ी समस्या आने वाले समय में हमारे सामने पैदा हो सकती है। और ये फेजेस में लॉकडाउन खुलने की वजह से ना तो इंडस्ट्रीज वाले क्लियर हो पा रहे हैं, ना मजदूरों को क्लैरिटी आती है, ना ऑपरेटर्स और हर क्लास का जो वर्कर है वो कंफ्यूज है कि मुझे परमिशन है कि उसको नहीं है। तो लॉकडाउन खुले तो पूरा लॉकडाउन खुलेगा जिस दिन, उस दिन पूरी तरह से सब कुछ लाइन पर आ पाएगा, ये मेरी सोच है सर। और सर ये जो प्रवासी हमारे पूरे देश में अब बहुत बड़ा मूवमेंट हो चुका है, 1.5 महीना 2 महीना जहाँ थे वहाँ रुककर अब इंसान को लग रहा है, क्योंकि कोरोना का डर ऐसा हो गया। अभी मैं दिन में कहीं जाके आया था तो किसी व्यक्ति ने कहा कि जब आप तो कोरोना से सबको मरना ही है तो क्यों ना अपने घर जाके मरे। ऐसे एक वातावरण पैदा हो गया, उसका एक भय पैदा हो गया कि ऐसी कोई बीमारी है, जबकि इसमें मोर्टेलिटी रेट 1% 2% है और उसमें भी साहब मैक्सिमम मौतों की जो रिजल्ट आएंगे डेथ होने के बाद में पता लग रहा है कि कोरोना है। तो उनकी डेथ किसी की लीवर फेलियर से हुई है, किसी की प्रेगनेंसी में कोई यंग वुमन की हुई है, कोई डायलिसिस था की हुई है। तो वो 2-3% के अंदर भी मैक्सिमम केसेस वो हैं जो किसी और वजह से डेथ के हुए हैं। तो इसका भय का वातावरण भी थोड़ा कम करने की हमको जरूरत है सर। 2-3 चीजें जो फील्ड की, जो 2% किसान टैक्स है, इसका थोड़ा सा जमीन पर विरोध है, इस पर हमको सोचने की जरूरत है सर। हमारे राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में जनता जल योजना एक बहुत बड़ी स्कीम है, क्योंकि गर्मी है, पानी की समस्या आएगी। कहीं पर मोटरें खराब है, कहीं पर मोटर का कनेक्शन का बिजली का पैसा नहीं दिया हुआ सरपंचों ने। ऐसे करके तकरीबन अगर कल ही रिपोर्ट निकालेंगे तो 20 से 30% पूरे राजस्थान में योजनाएं बंद मिलेगी। यदि 7 दिन 10 दिन में हम लोग पूरी ताकत से काम करके जनता जल योजनाओं को भी चालू कर दें तो जो बड़ी आबादी वाले कस्बे हैं उनमें पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। मंत्री बैठेंगे लिस्ट दिया। हाँ बोलो सर, मैं जनता जल योजना के बारे में बता रहा था, वो शायद आप बोलिए। या बीडी कल्ला जी बैठे हुए हैं, जिस बात को सब सुन रहे हैं, बोलिए आप। सर, हफ्ता 10 दिन अगर हम लोग जनता जल योजना के ऊपर फोकस करेंगे तो पानी की बड़ी समस्या जो बड़े कस्बों में होती है वो समस्या हमारी खत्म हो जाएगी। सर, नरेगा मैंने परसों भरतपुर की वीसी ली थी और उसमें भी 22 से 24 हजार लोग पूरे जिले में काम कर रहे हैं। एक नियम ये बना रखा है कि पिछले 3 सालों का जो एवरेज है उसका आप लोगों को नरेगा में मजदूर लगाना टारगेट मानते हैं, जबकि हमें टारगेट इस समय किसी को कारीगर को काम नहीं मिल रहा, किसी को कहीं काम नहीं मिल रहा, तो हमें उन्हें टारगेट देना चाहिए कि आज तक नरेगा चली उसमें जो टॉप 3 साल रहे हैं उसका क्या टारगेट रहा है। हम वो टारगेट मेंटेन करेंगे तो कहीं जाकर मुझे लगता है कि गांव में लोगों के हाथ में 2 रुपया आएगा। वो लोग जिनके पास में जमीन नहीं है, जिनके पास में दुकान नहीं है, जो कारीगरी करते थे, मजदूरी करते थे, बेलदारी करते थे, और उनके हाथ में कैश फ्लो होगा, तो नरेगा में हम कम से कम 5-7-8% तक का टारगेट देंगे सर, तो उसका गर्मियों में शांत वातावरण गांव में बनने का इसमें फायदा मिलने वाला है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। अब गिरिराज मलिंगा जी, मलिंगा साहब। नमस्कार सर। नमस्कार भैया। सबसे पहले सर आपके लिए धन्यवाद कि आपने दिन रात इतनी मेहनत की है। आपने चिकित्सा मंत्री जी ने, मंत्री जी भी रात के 2-2 बजे तक मुझे फोन करते हैं, पूछते आप तो 2 बजे तक 3 बजे तक जागते हैं, वो मुझे मालूम है। एक सर मेरे 2-4 सुझाव थे। ऐसे अपने जे कोरोना वाले हमारे जिले में 21 थे, 21 में तो 14 लोग ठीक हो गए, अब बकाया रह गए 7 लोग। तो जो जिला हॉस्पिटल पे व्यवस्था है या लोकल CSC PSCओं पर जो अपने मरीजी रखते हैं, इससे क्या है और आने वालों में खतरा पैदा होता है। तो इनको क्या है सर, अपन सिटी से 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर कहीं भी एक अंत में रख दें, तो वो क्या कि अन्य लोग हॉस्पिटल में आते वो क्या उनको भय बहुत होता है कि कहीं ये बीमारी आ जाए कि नहीं हमें नहीं लग जाए। तो सर एक तो मेरा ये निवेदन था कि थोड़ा इसमें अपन कोई गुंजाइश हो तो इसमें थोड़ा सुधार करें। एक सर जो हमारे बगल में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, हम तो एक तरह से इधर ही हैं। तो एक सर हमारे यहाँ क्या है कि जो भी कोई बीमार हो जाता है वो हमारे यहाँ जयपुर कम जाते हैं, कैसे वो हमारे यहाँ 300 किलोमीटर पड़ता है, और जो हमारे यहाँ 70-80 किलोमीटर पड़ता है, हमारा आगरा भी 80 किलोमीटर पड़ता है, हमारा ग्वालियर भी 80।
मुरैना हमसे 30 किलोमीटर दूरी पर सर। तो आने जाने के लिए सर ऐसे क्यों हम व्यवस्था करें, क्योंकि पास की जो लोग बीमार हो जाते हैं, और हमारी तो का सर पूरे जिले की जो रिश्तेदारी नातेदारी हैं, हम रह तो राजस्थान में रहे हैं और जो भी है वो आवागमन है वो उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में है सर। तो एक सर इसके काज अपने क्या क्या एसडीएम या तहसीलदार लेवल पर अपने इसके काज है कोई सर पास की व्यवस्था कराई जाए। और हमारे लिए तो सब प्रदेश में बाड़मेर जैसलमेर ही है, उधर हमारा कोई आना जाना नहीं, कोई संपर्क नहीं है, तो हमारा तो जो भी है सर वो इधर ही है। तो सर थोड़ा सा अपन इस पर ध्यान दें। वो बात हो गई है, जल्दी फैसला हो जाएगा, ठीक है। एक सर हम लोगों ने जो भी व्यवस्था की, जो अपने लेवल से हमने 55 लाख रुपए इकट्ठे किए भामा शाह द्वारा, व्यापारी लोगों ने हमारी मदद की, तो उससे हमने सर 15 लाख रुपए का तो हॉस्पिटल में सामान भिजवा दिया धौलपुर में और बाड़ी के लिए, बकाया कुछ जो गरीब लोगों के लिए खाने के लिए राशन की व्यवस्था की। एक सर जो नरेगा वाला काम है अपना, नरेगा में भी हमारे यहाँ 32,000 लेबर लगी है सर। तो मेरा निवेदन ये है कि इसको अपन, वैसे कलेक्टर साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने कि हम 50,000 कर देंगे, 50 की वजह सर ये 70,000 हो जाए। कैसे जो लोग अभी बाहर से आ रहे हैं उनके लिए कोई काम तो है नहीं, और ना भी अपन को ऐसी कोई काम करने की स्थिति में, इसको सर एक डबल कर दिया जाए। और सर एक 220 रुपये मिलते हैं इनको, 220 रुपये में से भी मजदूरी में सर कट पिट के ना उनको 200 रुपये के आसपास मिल पाते हैं। और इसको सर मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आपके माध्यम से केंद्र सरकार तक अपनी ये एक आवाज जावे कि करीबन नहीं तो 300 रुपये इनको कर दिए जाए, 220 के बजाय 300 रुपये कर दिए जाए। और सर 100 दिन का अपन रोजगार देते हैं, 100 दिन के अलावा 265 दिन तो आदमी अपने घर पे बैठ आइए, उतने दिन वो कहाँ से लाएगा, क्या खाएगा। तो सर मैं आपके माध्यम से ये केंद्र सरकार तक अपनी एक आवाज जावे कि इसकी रेट है वो 300 रुपये की जाए सर। एक सर जो वर्तमान में जो अपने जो तालाब हैं नरेगा के माध्यम से जो मिट्टी आ जाती है तालाबों में सर, वो पोखर हैं, तक अपने क्या है लोगों को रोजगार भी मिलेगा सर, और उससे सर वो सफाई हो जाएगी तालाब की, तो उसमें क्या सर वाटर लेवल बनने की क्षमता भी बढ़ेगी, किसानों को भी वो काम में आएगा और लोगों को सर रोजगार भी मिलेगा, उससे नरेगा में काम करने के लिए एक जगह भी अपन को मिलेगी। तो एक सर मेरा ये था, एक सर जो अपने जो हेडपम्पों की व्यवस्था है, कैसे हमारे यहाँ का सर डांग एरिया था वो वाटर लेवल कह के नीचे चला जाता था, हर बार वो कह के हेडपम्प 2-3 साल ही चल पाते हैं, उसके बाद में वो व्यवस्था कह के वो हेडपम्प सूख जाते हैं, रह जाते हैं सर। तो जो अपने एमएलए लेटे हैं या कुछ अपनी सरकार के द्वारा कुछ अपना गाइडलाइन चेंज करके ना ही कुछ एमएलए लेट से कुछ हेडपम्पों की सर थोड़ी सी व्यवस्था हो जाएगा अपने अपने क्षेत्र में, जहाँ पूरा प्रदेश सर एक सा नहीं है, कहीं भी जाके कहीं सर जाने नहीं देता। एक सर मेरा और निवेदन था, बोलिए सर जो बाजार है अपना बाजार मार्केट है, मार्केटों में सर अपने ऐसा करें कि एक दिन कोई पान की दुकान खुलवा दें, एक दिन सर कोई कपड़ा वालों की खुलवा दें, ऐसे सर अपन क्या है लोग कब तक घरों में बैठे रहेंगे। तो अपन थोड़े टुकड़ों में सर एक दिन जिसकी दुकान खुलेगी, एक दिन और कपड़े की खुलेगी, एक दिन और किसी की खुलेगी, तो उससे क्या सर भीड़ भी नहीं होगी, और जो ज़्यादा भीड़ भाड़ इलाका है सर उसको थोड़ा सा अपन ध्यान रखेंगे। तो ये सर मेरा तो यही निवेदन था कि जो जनता से जुड़े मुद्दे वही हैं सर। अच्छा किया आपने, वेरी गुड, थैंक यू भैया। खिलाड़ी बैरवा जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, कोरोना के कुशल प्रबंधन के लिए आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। मेन मुद्दा जो सर आ रहा है, चाहे एमएलए साहब हों, एमपी साहिबान हों, प्रवासी राजस्थानियों का इशू है, उसमें मेरे यहाँ भी करीब 10,000 लोग तो आ चुके हैं और 6,000 लोगों का आना बाकी है। जैसे महत्वपूर्ण स्टेशन है उसमें महाराष्ट्र में 686 लोग आना है, गुजरात से 1305 लोगों को आना है, केरल से 1043 लोगों को आना है, तमिलनाडु से 578 लोगों को आना है, कर्नाटक से 447 लोगों को आना है, तेलंगाना से 433 लोगों को आना है, जम्मू कश्मीर से 345 लोगों को आना है, आंध्र प्रदेश से 308 लोगों को आना है, कुछ स्टेशनों से और भी हैं जो छोटे मोटे 10 लोग हैं। मेरा निवेदन यही है सर कि इनको रेलवे के अलावा दूसरा कोई साधन बैठता नहीं है, तो ऊपर के केंद्र से बात करके, और आप ये जो प्रवासी हैं जो उनके इतना भय प्राप्त हो गया है, सुबह से शाम तक आजकल कोई फ़ोन नहीं आता, केवल इन्हीं लोगों के फ़ोन आते हैं और ये कहते हैं कि हम मर रहे हैं, स्थिति बहुत ख़राब है, बहुत खाने पीने की व्यवस्था की भी वो लोग बात करते हैं। तो जब तक की जो स्थिति है, ये लोग जब तक वहाँ से नहीं लगे तब तक आप बात करके स्टेटों में और इस चीज़ को संभालने की कोशिश करें। बाकी सब काम ठीक है। नरेगा में 318 काम हमारे चल रहे हैं,
197 राजस्व गांव हैं मेरी विधानसभा में, उसमें 189 गांव का काम चालू हो गया है और केवल 7 ऐसे हैं राजस्व गांव जो बाकी हैं। बाकी काम चल रहा है, इधर फॉरेस्ट में भी काम चल रहा है, सिंचाई विभाग से भी काम चल रहा है और PWD से भी नरेगा का काम चल रहा है। प्रशासन का कार्य भी बहुत ठीक रहा है, अच्छा काम किया है। अभी मेरे विधानसभा में 5 पॉजिटिव थे, उनमें से 1 नेगेटिव आ गया है और जितना भी जो स्थिति है वो सब मध्य प्रदेश और हमारा यूपी लगे होने की वजह से उधर से ही लोग आ रहे हैं, उनकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। बाकी मैं एक निवेदन करूँगा कि मेरी राय है ये कोरोना की जो स्पीड है वो थोड़ी तेज़ है, लंबा चलने की संभावना है, इसलिए संपूर्ण कार्यों को थोड़ा गति देना बहुत ज़रूरी है। कोरोना के साथ लेकर हमको चलना सीखना पड़ेगा, ये मेरी राय है। इससे बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि अगर इस तरह से हम लॉकडाउन करके कब तक चल सकते हैं ये संभव नहीं है। धीरे धीरे इसको खोलते हुए काम को बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद सर। ठीक है, आपने जो कहा बाहर जो राज्यों में लोग हैं आपके वहाँ के सर और उनको खाने के इंतजाम नहीं हुआ वहाँ पर सर, लोगों का आप नाम लिख के दीजिए, हम लोग वहाँ गवर्नमेंट से बात करेंगे, क्योंकि हर गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि जो लोग वहाँ फंस गए हैं एक प्रॉब्लम जो उनके खाने पीने की व्यवस्था हम लोग भी कर राजस्थान में कर रहे हैं, पूरे देश के लोगों की व्यवस्था कर रहे हैं यहाँ पर जो कैंपों में रह रहे हैं। सर आप बताइए, हम लोग मत करवाएं। दूसरा जो ट्रेन चलेगी, अब जो ट्रेन चलने जा रही है, पहले ट्रेन पॉइंट टू पॉइंट थी जी सर, जयपुर रवाना होगी तो हैदराबाद रुकेगी सर। आज जो ऑर्डर आ रहे हैं उसमें बीच में पॉइंट भी दे रहे हैं, बिन पॉइंट में कहीं रुक सकती है, नए आदेश आ रहे हैं आज, उसका हमें लाभ मिलेगा। तो आप जो पूरी लिस्ट बनाइएगा कैसे मत कर सकते हम बात करेंगे आपसे। सर इसमें एक बात और थी, कुछ लोग अपने स्थानों से निकलकर लॉरी वगैरह से आ गए तो वहां बीच में ही उनको रोक लिया, क्वारंटाइन में रह गए। नहीं कोई नहीं, अब कोई सब आ जाएंगे अब। राइट सर। शोभा रानी जी जल्दी भैया। सर नमस्कार। नमस्कार। राजस्थान की सभी मातृशक्ति को मेरा नमस्कार और मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर आज मातृ दिवस भी है जी, उसी की शुभकामनाएं। मेरे पास कुछ फोन आ रहे हैं लोगों के जो बाहर प्रवासी हैं। तो जिस तरह से पंजाब में लोग कुछ फंसे हुए, वो लोग 29 तारीख से निकले हुए हैं और 30 तारीख को उनको पुलिस वालों ने पकड़ रखा है। 1 महीना 11 दिन हो गए हैं, लेकिन वो वहां से निकल नहीं पा रहे हैं। उनका ये शिकायत है कि मतलब राजस्थान से आपका कोई भी चाहने वाला नहीं है कि आप कोई वहां से लेके आ सके। तो मेरा निवेदन है कि इन लोगों की मदद की जाए। और इसी तरह मेरे पास केरला से भी कुछ लोगों के फोन आए हैं जो कि भरतपुर और धौलपुर में रहने वाले सैकड़ों की संख्या में लोग हैं, उनको भी आने की व्यवस्था आप करवाएं। और तमिलनाडु से भी मेरे पास फोन आए हैं। ना वो बात करेंगे। हाँ, तमिलनाडु से मेरे फोन आए हैं कि अभी तक मैडम, हाँ, मैं दिन भर से सुन रहा हूँ कि हजारों की संख्या में यहाँ भी लोग फंसे हुए हैं, लेकिन अभी तक ना ट्रेन की व्यवस्था हो पाई है ना बस की। तो आप कैसे करके निवेदन करके मुख्यमंत्री साहब से कहें कि इनकी भी व्यवस्था हो। और जिस तरह से हमारा धौलपुर है जो यूपी और एमपी के बीच में है, हमारे धौलपुर में फैक्ट्री लगी हुई है जो कि कोई केमिकल हो या कल पुर्जे हो या इंजीनियरों को किसी को बुलाना पड़ता है तो वो आसानी से आ जा नहीं सकते हैं। तो इनकी पास की व्यवस्था सुचारू रूप से की जाए जिससे फैक्ट्रियां चलने में सुविधा हो। और जो लोग जैसे बाहर से आ चुके हैं हमारे धौलपुर में, आसपास जैसे स्कूलों में ठहराया गया है या व्यवस्था की गई है, तो उनकी ये शिकायत है मेरे पास कि उनको खाना नहीं मिल रहा है, पीना नहीं मिल रहा है। फिर उनके घर वालों से बात की मैंने, तो वो कहते हैं कि मैडम अगर हम लोग खाना देने जाएंगे, पानी पीने जाएंगे, उनका टेस्ट नहीं हुआ है तो हम लोग भी बीमार पड़ जाएंगे। मैंने क्या, अगर पास आ गए हैं तो आप लोग खाना देने जा सकते हो, अगर गवर्नमेंट की तरफ से व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो वो लोग कहते हैं कि हमें भी बीमारी हो जाएगी तो हम कैसे जाएं। तो किसी लोग मतलब गाँव में जो लोग कह रहे हैं कि हम लोग खाना देने कैसे जाएं। जिला परिषद देख रहे होंगे, जो लोग पास में है वो तो दे जा रहे हैं, और जो लोग गांव से दूर है और स्कूल काफी दूर पड़ रहा है या उनके घर में खाने के लिए बनाने के लिए कोई नहीं है, वो खाली अपना घर छोड़ के मजदूरी के लिए गए हैं, तो वो लोग कैसे अपने खाने की व्यवस्था किए। तो उनकी आप खाने की व्यवस्था करवाएं।
और आने वाली समस्या इस तरह से गर्मी में आने वाली समय है, तो ये भी मेरे पास फोन आ रहे हैं कि मैडम अगर मुख्यमंत्री साहब अगर हैंडपंप की कुछ व्यवस्था कर दें जिससे ज्यादा लोग परेशान हैं, वहाँ जगह पे हैंडपंप लग जाए। देते हैं वो नोट कर। और एक निवेदन और है कि जो मंडी टैक्स 2% बढ़ाया गया है, इस हालत में कोरोना वायरस का वो चल रहा है सीजन और किसान और उद्योग धंधे सारे बंद पड़े हुए हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस टैक्स को आप हटाएं और उद्योग धंधे जो आपके जो बंद पड़े हैं उनको सुचारू रूप से चलाने का आप आदेश करवाएं। और धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। धौलपुर में जो फैक्ट्री जो मैंने अभी बताया, ग्वालियर और आगरा से मजदूर लोग आते हैं और कलपुर जी आते हैं, उनकी आप पास की व्यवस्था करवाएं। और एक निवेदन है कि जो जिले के घमासान लोग हैं उनको जो भी उनसे इस कोरोना काल में दान देने के लिए सरकार द्वारा प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया जाए, ऐसे समाचार और आमजन को दिए जाएं जिससे ज्यादा से ज्यादा घमासान लोग आगे आए और गरीब लोगों की मदद करने में अपना योगदान दें। धौलपुर जिले के लोगों को बाहर से आने के लिए जो प्रक्रिया है उसको आसान किया जाए जिससे आमजन परेशान न हो। हमारे पास भेज दीजिए, ये भेज दीजिए, मेरे पास भेज दीजिए, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। काफी लोगों को बोलना है, थैंक यू। कलेक्टर बात कर रहे हैं आपसे। अब धौलपुर कलेक्टर से बात कर लेंगे, जो आपने समस्या बताई ना उसके बारे में वो बात कर लेंगे आपसे। रोहित बोरा जी, रोहित बोरा साहब कहाँ पर हैं? सर मैं वहां पर नहीं हूँ, मैं अपने घर से आपसे बात कर रहा हूँ सर। घर पे बात कर रहे हो, ठीक है। मैं अपने घर से आपसे बात कर रहा हूँ सर। कोविड तो ये चलेगा और इसको हम खत्म नहीं कर पाएंगे। अपने यहाँ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है सर, जो छोटे दुकानदार हैं उनको हम दुकानें नहीं खुलवा रहे हैं, उसके लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। इसका कोई ना कोई निर्णय आप लीजिए, क्योंकि अब उनको खाने की दिक्कत उनके घर में भी आ रही है। ये फोन एक नहीं 1000 फोन आने शुरू हो गए। माइग्रेंट लेबर का तो आज आप करेंगे, फैसला करेंगे। दूसरा रात को करना पड़ेगा आज। हाँ बोलो, आप बोलो। माइग्रेंट सर, दूसरा सबसे बड़ा इश्यू जो है सर, ये जो पासेस का आपने सिर्फ जयपुर में कर दिया है, उसको डिसेंट्रलाइज करिए, नहीं तो हम लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है। स्पेशली जो जिले फंसे हुए हैं, जो बिल्कुल नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है, हमें एक एक चीज के लिए जयपुर बात करनी पड़ी। इट इज इम्पॉसिबल टू ऑपरेट। ये डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, इट शुड नॉट बी सेंट्रलाइज। इसको डिसेंट्रलाइज जिलों में करें सर, जहां हम लोगों को, अब हमारे यहाँ के बच्चे नौकरी पे नहीं जा पा रहे क्योंकि जयपुर वाले परमिशन नहीं दे रहे। हमारे यहाँ के बच्चे जयपुर में नौकरियों पे नहीं जा पा रहे, जयपुर से परमिशन नहीं आ रही। जिला कलेक्टर, एसडीओ और एसएचओ उनको परमिट किया है, तो नहीं सर वो नहीं है, वो परमिशन नहीं है, वो इंटर स्टेट की परमिशन नहीं है। दैट इज इंटर डिस्ट्रिक्ट। We are talking about inter-district. It is not interstate. Interstate. Everything is settled in Jaipur. It should finish from Jaipur. एक सबसे बड़ी समस्या आ रही है, सबसे बड़ी समस्या SSI यूनिट की आ रही है। आपने कहा 30% लेबर को आप भेजिए। जब मेरे यूनिट में ही 12 लेबर है, यदि 30% लेबर से मैं काम कराऊंगा, एक जनरलाइज सा सब चीजें बना दी हैं सर। इट हैज टू बी इंडस्ट्री स्पेसिफिक। यदि मेरे यहाँ 12 लेबर है, 3 लेबर से मैं कैसे इंडस्ट्री चलाऊंगा? मैं चला ही नहीं सकता हूं। इट हैज टू बी इंडस्ट्री स्पेसिफिक। ये आपको रिको इंडस्ट्रियल एरिया और उद्योग विभाग के जीएम को ये पावर्स देनी पड़ेंगी कि वो इंडस्ट्री को देखें और वहां देखें कि किस तरह से वो इंडस्ट्री चल सकती है। इंडस्ट्री खुल रही है और इंडस्ट्री बंद हो रही है, उसका कोई मतलब ही नहीं हो रहा है। एक सबसे बड़ा जो चीज है सर, कल आपने देखा होगा कि आज चाइना से सब इंडस्ट्री उठ रही है। जापान ने बहुत बड़ा फंड क्रिएट कर दिया, यूएसए ने बहुत बड़ा फंड क्रिएट कर दिया। राजस्थान में हमारे पास लैंड बैंक पड़ा हुआ है। हम सिर्फ लैंड बैंक की बात कर रहे हैं कि बाहर से इंडस्ट्री आ जाए। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। कल एक चाइनीज इन्वेस्टमेंट आया है सिर्फ बेंगलोर के अंदर। दे आर गिविंग 20,000 लेडीज जॉब फॉर मेकिंग बैग्स। कैरी बैग बनाने के लिए 20,000 लेडीज को उन्होंने जॉब दी है। हमारे यहाँ एक भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं आ रही है। हमें ये ट्राई करना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा व्हाट राजस्थान कैन गिव, हम क्या दे सकते हैं, किस तरह से हम ये चाइनीज, क्योंकि चाइना से सब इंडस्ट्री भाग रही है।
हिंदुस्तान पैकार्ड जो सबसे बड़ी कंप्यूटर कंपनी है, डेल, लेनोवा, दे हैव ऑल फिनिश्ड देयर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इन चाइना, दे हैव ऑल कमिंग टू इंडिया। उनने अपने ऑफिसेस कर दिए। श्री पेरम्बदूर में नया 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस एक महीने में आया है सर। सो इट इज एन अपॉर्चुनिटी, ये कोविड की अपॉर्चुनिटी हमें मिली है विच वी शुड कैपिटलाइज। नो वन इज कैपिटलाइजिंग इट। हम सिर्फ कोविड से लड़ रहे हैं सर, कोविड से तो हमें लड़ना ही पड़ेगा ना दिसंबर तक। जब तक हमारा सीरम नहीं आएगा, जब तक वॉयल नहीं आएगी, हमें लड़ना ही पड़ेगा। रोहित बोरा जी बात सुनिए, बात सुनिए। कल रात को हमने मीटिंग करी है, कल रात को ही हम लोगों ने इसके बारे में बात की। चाइना से कैसे इन्वेस्टमेंट आए, हम लोग चिंता इस बात की। मिस्टर अरविंद मायराम कल आए थे, उनसे मीटिंग अलग हुई है, अलग टास्क फोर्स बनाई जा रही है। चीफ सेक्रेटरी लेटर लिखे एम्बेसी को, आपको मालूम ही है। आप चिंता नहीं करो, पूरी तरह हम लोग इसमें जागरूक हैं और पूरी तरह लगे हुए किस प्रकार आना चाहिए। आपके कीमती सुझाव होंगे, उनका हम आदर करेंगे, उनको भी यूज करेंगे। सर एक चीज और, एक हॉस्पिटल्स की बात है सर। हॉस्पिटल में हमारे धौलपुर हॉस्पिटल में टोटल हमारे 21 मरीज हैं। 17 मरीज हमारे आज नेगेटिव हो गए सर, सिर्फ 4 बचे हैं। अब मैं चाहता हूं धौलपुर हॉस्पिटल अपना रेगुलर वर्किंग शुरू करे सर। हम कोविड पेशेंट्स के लिए बगल में हमारे पास वो होटल खुला हुआ है, उसमें शिफ्ट कर दें, एक कोरोना यूनिट वहां कर दें, तो धौलपुर हॉस्पिटल का रेगुलर काम शुरू हो जाएगा सर। बहुत तड़पन है लोगों को, 1.5 महीने से घर बैठे। ठीक कह रहे हो, यही पॉलिसी सब जिलों में कर रहे हैं हम लोग। आप जो मुख्य आपका हॉस्पिटल है वो जनरल काम आए, लोगों के काम आए। कोविड के कारण लोगों को तकलीफ होने लगी, उसको हम समझ रहे हैं, बात को ठीक कर रहे हैं। ठीक है, दुकानें खुलवा दें सर प्लीज, दुकानें खुलने का। और पास जो है, पास की परमिशन तेरे को खुद को दिलवा देंगे, तू खुद ही पास बांटते फिरता कर। मेरे को नहीं चाहिए, कलेक्टर को दिलवा दें। मेरे को नहीं चाहिए सर, कलेक्टर को दिलवा दें, जिससे हमारे आवागमन आराम से हो जाए। हो जाएगा, आज रात को फिर तो हो जाएगा। ठीक है, अच्छे जवाब। थैंक यू सर। गुड, वेरी गुड। नमस्कार। कौन है? करोली करोली पे रमेश मीणा जी, रमेश मीणा जी बैठे हैं। हाँ नमस्कार साहब। नमस्कार भैया। मेरा निवेदन यह है कि करौली में वैसे तो अभी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। 5 केसेज आए थे, जिसमें से 4 का रिलेशन या 5 का रिलेशन टोटल जयपुर से है। 40 दिन पहले थे 3 लोग, तो वो तीनों लोग ठीक हो चुके हैं। और चौथा आदमी अभी टोड़ा भीम का उसका एड्रेस है, जयपुर में रहता है। और 5वां एक पेशेंट था हमारा, महिला थी 68 साल की, रामपति बैरवा। वो क्या पेट का दर्द हुआ, और जयपुर में जब उसको चेक किया था जब नेगेटिव थी, लेकिन उसकी डेथ होने के बाद पॉजिटिव आई। तो ऐसी ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। दूसरी समस्या है हमारे 5 नाला की जो पानी खोलने की, जो हर बार खोलते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक बार देख लेना, पहले भी आपने चर्चा की थी। तो 5 नाक का बांध का पानी जो महावीर जी और नीचे तक गाँव चला जाएगा तो गंभीर नदी वो रिचार्ज हो जाएगी, तो पशु पक्षी प्लस गांव वालों को पानी पीने को गर्मी में मिल जाएगा। तीसरी समस्या है जो बड़ी सब लोगों ने चर्चा की है कि राज्य के करीब 11 और 12 लाख के लोग जो श्रमिक हैं, आप भी बार बार जवाब दे रहे हैं, उनकी मैं 2-3 बिंदु उन पर चर्चा करना चाहता हूं कि वो लोग आना चाहते हैं, बाकी के 7-8 लोग जाना चाहते हैं। तो हमारे प्रदेश से लोग जा ही रहे हैं, आ नहीं रहे हैं। तो जो लोग एक तरफ तो चले जाएंगे, तो यहाँ पर जो उद्योग धंधे हैं बिहार के, उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, जैसे मैंने कल ही चर्चा कर रहा था मैं 12 में, तो कृषि उपज मंडी बिहार के लोगों से ही चलती है। झालावाड़ में टेक्सटाइल मिल है, उसमें यूपी, एमपी और बिहार के लोग हैं। तो इस तरह जो काम धंधे हैं सारे बंद हो जाएंगे और हमारे लोग नहीं आएंगे। तो आपको एक सार्थक पहल करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी आप और हमको ये लग रहा है कि 18 लाख लोग आ जाएंगे तो यहाँ संक्रमित लोग हो जाएंगे, ज्यादा बीमारी फैल जाएगी, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, कैसे लाएंगे। लेकिन आपको पहल करनी पड़ेगी। समय रहते हुए पहल नहीं की आपने, तो ये लोग संक्रमित हो करके किसी न किसी रास्ते से धीरे आएंगे। किसी का एक्सीडेंट होगा, जैसे महाराष्ट्र में एक्सीडेंट हो गया, अभी मध्य प्रदेश में एक्सीडेंट हो गया, ऐसी परिस्थितियां बनेंगी। तो आप समय रहते इनका थोड़ा सा आपको प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार अदर स्टेट हमारे उनके लोगों को ले जा रहे हैं, तो आपको भी लाने के लिए प्रधानमंत्री से आप बात करें कि भाई हमारे लोग कहाँ पर हैं, ट्रेन से आएंगे या बसों से आएंगे, उसके बारे में बात करें। क्योंकि आज लॉकडाउन का 47वां दिन है। जिन लोगों के पास जो न तो रोजगार है, न पैसा है,
कैसे रह रहे होंगे वहां पर। आप कह रहे हो कि हम गोवा गवर्नमेंट से कह देंगे, बिल्कुल आप कह देंगे, लेकिन काफी जगह प्रॉब्लम यह है कि जैसे तमिल में हमारे लोग रहते हैं, वहां चावल खाते हैं, हमारे लोग गेहूं खाते हैं, तो वो भूखे मर रहे हैं, भूख वाली पोजीशन है, खाना समय पे नहीं मिल रहा है, वो आ नहीं जा सकते। और एक निवेदन है मेरा आपसे कि अभी तो उनकी रेजिस्टेंस पावर मजबूत है मजदूर की, आप चिंता कर रहे हैं कि वो आएंगे और बीमारी फैला देंगे। बीमारी तो 47 दिन से बीच में जो चल रहे हैं ना, पैदल आ रहे हैं, जा रहे हैं लोग, और जिनको आपने कल स्टेटमेंट दिया है कि उनको बसों बिठाओ, भोजन कराओ, तो ये तो आपको इंटर डिस्ट्रिक्ट देखना भी पड़ेगा, ये सारी चीजों को चेक करना पड़ेगा। लेकिन जिस प्रकार हमारे जो निवेश की जो बात हो रही है, आपने अभी रोहित जी ने भी चर्चा की कि भाई चाइना कंपनी आ जाएंगी, चाइना कंपनी आ जाएंगी, यहाँ के लोग बाहर चले जाएंगे, तो हमारे उद्योग धंधे पिट जाएंगे। तो लोग कह रहे हैं कि सीएम साहब से आप बात करो कि भाई जब हमारे उद्योग धंधे पिट जाएंगे, बाहर लोग चले जाएंगे, चाइना कंपनी आएंगी। ये अधिकारी पहले रेजिडेंट राजस्थान भी लाए थे, कितना निवेश आया? कहीं ऐसा नहीं बातें होती रही और निवेश आया नहीं और लोगों को भूखे मरने की नौबत आ जाए, तो इस पर थोड़ा सा विचार करें, क्योंकि यही अधिकारी थे रेजिडेंट राजस्थान को लाने में। तो मैं सुबोध अग्रवाल जी से भी कहना चाहता हूं, उनको फोन भी किया था लेकिन बात नहीं हुई थी, कि इस पे विचार करें। और दूसरा, हमारा जो आपने ई पास वाला सिस्टम जो किया है, इसका प्रोसीजर लंबा है, जटिल है, उसको थोड़ा सा रमेश मेरी बात सुनो, आज उसको रात को हम लोग फैसला करेंगे। और जहाँ तक राज्यों की बात है, भारत सरकार ने ये आदेश जारी कर रखे थे कि जब तक दोनों राज्य राजी नहीं हो तब तक आप आदान प्रदान नहीं कर सकते हो। अब जाकर के बिहार राजी हो गया है, यूपी बिहार राजी हो गया है, और दक्षिण के राज्यों को भी आज कह दिया गया है। और भारत सरकार ने खुद ने आज ऑर्डर जारी कर रहे हैं कि सब राज्यों को आपस में लेना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा। जो प्रॉब्लम थी वो अब अपना भी समाप्त हो जाएगी। और आवागमन की जो समस्या, वो मैं समझता हूँ कि आज के बाद ट्रेनें चलने लगी ज़्यादा, और स्टॉपेज भी कर दिया। पहले स्टॉपेज नहीं था, 1 to 1 पॉइंट था, पॉइंट टू पॉइंट था। अधिकांश समस्या हल हो जाएगी। और ये कौन कह रहा कि यहाँ पर आएंगे तो बीमारी फैला देंगे? ये तो गांव वालों से खबर आई है। आज अभी चूरू से बात हो रही, चूरू में भी हमारे जनप्रतिनिधि ने बात करी, 1-2 जिलों में और बात आ रही थी। तो वो आज शेरम करे आपस के अंदर कि गांव वाले भी ध्यान रख रहे हैं इनका, कि गांव के बाहर कोई स्कूल हो या कहीं क्वारंटाइन कर ले, वो काम जिला प्रशासन कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरा तो निवेदन लास्ट इतना सा ये, आप गरीबों के गांधी कहलाते हैं, तो गरीबों के प्रति सार्थक प्रयास करें। गरीब लोग आने चाहिए, गरीब लोग भूखे मर रहे हैं। हमारे पास रोजाना 500,000 फोन आते हैं और लोग बड़े परेशान हैं। आप कैसे लाएं? अदर स्टेट के मुख्यमंत्री सरकारें प्रयास कर रही हैं, आप जितना प्रयास कर सकते हैं उतने लोगों को लाएं। मेरा तो ये निवेदन। धन्यवाद, शुक्रिया आपका। और PR मीणा साहब, और इनके साथ भी एक आपका संवाद हो जाए, इनके साथ VC हो जाए, आपके प्रवासी जो मजदूर हैं। आपने बाहर के प्रवासियों से, विदेश की तो बात कर ली, लेकिन इनसे भी एक संवाद हो जाए तो आपको बस पता लग जाएगी। आप ऑर्गेनाइज कर दीजिए, उनसे बात कर लें, ऑर्गेनाइज आप कर लो। ठीक है, चलिए। PR मीणा जी, PR मीणा साहब, आवाज आ रही है सब? टाइम हो रहा है, आवाज आ रही है ना सब? PR मीणा साहब कहाँ बैठे हैं? दिख ही नहीं रहे। अरे साहब ये बैठा, आवाज आ रही है ना? अब आने लगी आवाज। हाँ, थैंक यू। अब आप सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देता हूँ साहब। सरकार के सीमित साधन होने के बावजूद आपने और आपकी टीम का मतलब श्री रघु शर्मा जी और चिकित्सा सचिव और नीचे के सारे अधिकारी, उन्होंने सीमित संसाधन होने के बावजूद अमेरिका से भी ज़्यादा बढ़िया इलाज ट्रीटमेंट दिया है। जो आपने जिस तरीके से जो डील किया है, पैसा होना किसी के पास अलग बात है, लेकिन जिस ढंग से आपने इसको हैंडल किया है वो तारीफ़ काबिल है। मैं आपको विशेष तौर से धन्यवाद देता हूँ। आपका धन्यवाद। और विशेष तौर से मेरे जिले में कलेक्टर, SP, SDO, चिकित्सा कर्मी, पुलिस कर्मी, मेरे पूरे जिले में उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ आपके मार्फत। साहब, मेरे यहाँ खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि कुछ भामाशाहों ने खूब मदद की है। हमने भी हजारों कुंटल अनाज दिया है, उसकी कोई तकलीफ नहीं है, और भी लोग देने को तैयार है। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि ये जल्दी खत्म हो जाए। मेरे आपके हाथ में नहीं, पर चूंकि मेरे यहाँ सबसे ज़्यादा पानी की समस्या है, और आप अभी राजा साहब से कह रहे थे, ये कह रहे थे इसमें कोई समस्या है ही नहीं।
किसी की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये पानी नहर में खोलने में समस्या आती है, नदी में खोलने में समस्या नहीं आती है। तो मैं तो चाहता हूँ ऐसा आपसे मेरी बात हुई थी, हाँ कह दिया गया, कलेक्टर कह दिया है वो पानी खोल दे। कलेक्टर ने 7 चिट्ठी लिख दी नवीन महाजन जी को। नवीन महाजन जी मेरे से बात करने को तैयार ही नहीं है। मैं नवीन महाजन जी को 4 बार ट्राई कर चुका हूँ। बात कर लेंगे, अभी बात कर लेंगे और खुलवा देंगे। मेरी आपसे विशेष अपील है, और सब चीज आप सही ढंग से निपटते हो, लेकिन कल ये पानी से लोग मर जाएंगे और हाँ, सरकार कोई इंतजाम नहीं कर पाएगी। मैं चाहता हूँ खुलवा देंगे, सबकी राय बन गई, कोई दिक्कत नहीं है, पानी खुलवा देंगे, ठीक है। दूसरा नांदोती तहसील है जिसमें चम्बल परियोजना का पूरा पानी आ चुका है, लेकिन मैं बीडी कल्ला जी से 2 बार मिल चुका हूँ, उनको समझ में नहीं आता कहाँ है चम्बल परियोजना, कहाँ क्या है। मैंने साहब वो डिवीजन खोल दो एक, तो वो भी समझ में नहीं आता। पहले से डिवीजन खुला हुआ था, वो कहीं शिफ्ट कर दिया। मैंने साहब इसको नया खोल दो, तो नया खोला नहीं। मैंने साहब हमारे जिले में एक डिवीजन खोला हुआ है चंबल का, वो कोई काम नहीं कर रहा, तो मैंने उसको शिफ्ट कर दो, वो दोनों काम देख लेगा। और वो भी कल सुनते। तीसरा क्या साहब, और तो कोई हमारे यहाँ दिक्कत नहीं है, मेरे जिले में कोई वो नहीं है कोरोना पॉजिटिव। एक टोड़ा भी में निकला है, एक खान साहब थे वो जयपुर से ही गए थे, अब उनको जयपुर भेज दिया। उनके परिवार वालों को जो वापस सबको उसमें स्वास्थ्य के लिए भेज दिया, जांच के लिए। आपका विशेष तौर से धन्यवाद। मैंने आपका सबसे कम समय लेना चाहता हूँ। बहुत बोलने वाले, ज्ञान देने वाले, भाषण देने वाले बहुत है साहब। लाखन जी सर नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, सभी ने जो बताया है प्रदेश की जो समस्या है, जो प्रवासी मजदूर हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं बाहर हैं, सुबह से शाम तक उन्हीं के फ़ोन आते हैं और अधिकतर ये कहते हैं कि या तो बुलाओ नहीं हम आत्महत्या करेंगे। इसके बारे में आपने बता दिया है और केंद्र सरकार से भी आप बात कर रहे हैं और ट्रेनें भी चालू हो रही हैं, तो अब क्या है, उन लोगों को भी एक आश्वासन हम भी दे सकते हैं कि आप जब वो जल्दी ही आ जाएंगे। और इसमें कई जगह ऐसे हैं जहाँ हैदराबाद है, केरल है, वहाँ उनको खाना नहीं मिल रहा, खाने की भी बड़ी समस्या है, पैसा था वो उनके पास ख़त्म हो चुका, तो उनकी भी ये विकट समस्या है। मुझे उम्मीद है कि आप उनको जल्दी से जल्दी प्रदेश में बुलाएंगे। करौली में करीब 32,096 लोग हैं जो बाहर फंसे हुए हैं और ये जो समस्या है इसका मुझे उम्मीद है जल्दी समाधान हो जाएगा। और जो पांचना बांध की सभी ने बताई ये समस्या, ये 2009 से जो महावीर जी का मेला होता है उस पर चालू हो जाता है और उस मेले पर जो नदी में पानी जाता है, पशु पक्षी इससे पानी पीते हैं, रिचार्ज नलकूपों का रिचार्ज हो जाता है, तो इससे क्या है, बहुत ही अब विकट समस्या आ रही है गांवों में, पशु पक्षियों के लिए पानी नहीं है। इसलिए सभी ने कहा, मेरा भी आपसे निवेदन है कि इसको जल्दी खोल दिया जाए। और जो इसमें ये आपके ये पानी की प्रॉब्लम जो बता रहे हो आप, तो इसको मैंने बात कर ली लाखन जी, अभी पीआई मीणा कह रहे थे, रमेश से बात हुई थी, तो अधिकारियों से बात हुई, कल पानी खोल देंगे, कल पानी खुल जाएगा, पानी डैम वाला, वो समस्या हल हो जाएगी। जी सर, इसमें एक जो पहले से समस्या आ रही है कि एक गुडला लिफ्ट परियोजना है जो इसका काम चालू है और इसमें जो पंप हैं उन पंपों का भी काम चालू है, तो अगर इसका पानी खोल दिया जाएगा और वो पंप और उसका जो लिफ्ट का काम है वो भी चालू कर दिया जाए, तो लिफ्ट से पानी जो गांव इसको रोकते हैं उनको पानी चला जाएगा, तो नहरों का काम, नहरों का जो पानी रोक रखा है वो भी चालू हो जाएगा, ये दोनों समाधान हो जाएंगे। तो मेरा भी आपसे ये निवेदन है कि जैसे ही पानी निकले लिफ्ट का भी काम हो जाए, जिससे नहर भी चालू हो जाए। और एक मेरा, हाँ सर, एक मेरा जो निवेदन है, लॉकडाउन के टाइम पर जो सरकार ने जिले में हमारे में 8,800 जरूरतमंद परिवार हैं जिनको 2,500 रुपये की सहायता दी है, तो मेरा आपसे ये निवेदन है, जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको भी ये 2,500 रुपये की अगर सहायता मिल जाए तो उनका, क्यों काफ़ी दिन से वो परेशान है, तो उनका कुछ भरण पोषण इससे हो सकता है। और एक मेरा आपसे निवेदन है सर, जो ई पास है, पहले जो समस्या थी जो पास की वो यहाँ कलेक्टर साहब के यहाँ से हो जाता था, अब जो ई पास है ये बहुत जटिल समस्या है, तो इसको जो प्रदेश में है तो वो तो उपखंड लेवल पर की जाए और जो
अंतर राज्य हैं उनमें कलेक्टर साहब को इसकी जो दी जाए कि परमिशन के वो पास की जटिल समस्या का समाधान हो जाए। ठीक है, थैंक यू। एक सर ये नरेगा से संबंधित है। जो बाहर से लोग आ रहे हैं इनको नरेगा से जोड़ा जाए, चाहे उनके पास राशन कार्ड है या नहीं है, क्योंकि उनके लिए मजदूरी के लिए कहीं कहीं जगह चाहिए, तो इसलिए उनको नरेगा से जोड़ा जाए। और पानी की हमारे करौली में विकट समस्या है सर, और ये पथरीला इलाका है, जल स्तर हैंडपंपों का नीचे चला जाता है। तो इसके लिए आप कलेक्टर साहब से कहकर विशेष पानी की व्यवस्था की जाए, क्योंकि पहले लोग गांवों से पलायन कर जाते थे, मजदूरी बाहर जाकर करते थे, लेकिन अब उनको बाहर से वो गांवों में आ रहे हैं, इसलिए उनको पानी अति आवश्यकता है, इसलिए पानी के लिए विशेष जरूरी है। सर यही मेरी आपसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वेंद्र सिंह जी, प्रभारी मंत्री। भरोसेलाल जी जाटव, भरोसेलाल जी कहाँ? जाटव हिंडौन वाले होगी ना बात, होगी ना पहले। विश्वेंद्र सिंह नहीं है, चलो ठीक है, कोई माधोपुर। MP साहब हैं सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी? जी हैं। नमस्कार। हेलो, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार साहब जी, नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा जिस हिसाब से कोरोना के युद्ध में आपने राजस्थान को आगे बढ़ाया है और इसमें जो जीत की है उसके लिए आपको भी, स्वास्थ्य मंत्री को भी बधाई देना चाहता हूँ। और भीलवाड़ा का एक मॉडल बन के बाहर निकला जो पूरे देश ने अपनाया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा। और जिस हिसाब से इस लड़ाई में आपने जो भूमिका निभाई है और जो सबको सारे MPs को भी बात करना, सारे मुख्यमंत्रियों से आपने पूरा कोऑर्डिनेशन किया, प्रधानमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिला के आपने काम किया, इस सब के लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। सवाई माधोपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी करीब 8 केस पॉजिटिव हुए थे, वो भी बाहर से आए थे, लेकिन वो करके नेगेटिव हो गए सभी, तो इसलिए ज़्यादा हमारे यहाँ वो प्रॉब्लम नहीं आई। अभी मेरा आपसे निवेदन था, एक तो हमारी गंगापुर में मंडी है, माननीय मुख्यमंत्री जी मंडी कंटेनमेंट जोन में ली हुई है, लेकिन वहाँ पर क्या है, कभी कोई मतलब वहाँ केस नहीं है और किसान को अभी 15-20 दिन का काम है और उसकी तुलाई बाहर हो रही है। जितने भी पल्लेदार हैं वो सारे बेरोजगार हो गए। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप कलेक्टर साहब को कहिए एक बार उसको मंडी को खुलवा दिया जाए ताकि मंडी में काम करने लगे। जो हॉस्पिटल जैसे सवाई माधोपुर है उसमें कोई भी पॉजिटिव केस नहीं है, लेकिन अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो सामान्य कोई भी रोगी उसमें नहीं लिया जा रहा और वो ये बात कह देते हैं कि आइसोलेशन वार्ड बनाया हुआ है। कि मैंने उनकी बात की थी मनाना डूंगर का, लेकिन उन्होंने मना कर दिया PM और CMHO ने। मेरा निवेदन है कि इसको भी आप ये कहें कि अगर कोई केस अगर नहीं आ रहा तो सामान्य जो रोगी आते हैं उन सबको भी मौका दिया जाए ताकि वो कहीं बाहर ना जाए। उनको जयपुर मार्ग कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, जहाँ तक अभी प्रवासी मजदूरों की बात की है, मैं आपकी बात को मानता हूँ कि आपने उसमें बहुत इनिशिएटिव लिया है और सबकी प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर रहे हो, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी अगले 3-4 महीने इतनी बड़ी प्रॉब्लम इस देश में होने जा रही है कि आज से पहले मतलब आप मान के चलो सब जगह काम बंद होंगे और जिस हिसाब से भगदड़ मची हुई है उस हिसाब से प्रवासी मजदूर अभी एक बार बहुत भय में आ गया है और सब अभी लाखों सारे विधायकों के सारे MPs के फोन हैं और जिनसे हिसाब से उन्होंने बताया है कि मेरे यहाँ इतने आने चाहते हैं, इतना आने चाहते हैं। लाखों मजदूर हमारे यहाँ बाहर है जो आना चाहता है। मैं उनका जिक्र नहीं चाहूँ भाई, हर प्रदेश का जिक्र करूँ, लेकिन अगर ये आते हैं तो अगले 3-4 महीने वापिस नहीं जा पाते। अभी जैसे कहीं उन्होंने कहा कि उनको नरेगा में मजदूरी दे दो। माननीय मुख्यमंत्री जी 1000 रुपये एक आदमी एक दिन में कमाता था, अब वहाँ 200 रुपये की मजदूरी तो उनकी पूर्ति नहीं होगी। तो ये जहाँ भी कहीं काम अगर हैं और जहाँ काम खुल गए उनकी भी अगर बात की जाए वहाँ पर उनको काम शुरू कर दिया जाए तो ये ज़्यादा अफरा तफरी नहीं मचेगी। मेरा आपके माध्यम से भी निवेदन है ताकि उनको रोजगार वहीं मिल सके। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी जिस हिसाब से पूरे जिले के अंदर में मतलब कोई ज़्यादा नहीं है तो बाजार में कुछ दुकानें हमने खोलनी शुरू कर दी हैं, मेडिकल की खुल रही हैं, किसी से संबंधित खुल रही हैं, लेकिन बाकी व्यापारी भी कह रहे हैं कि कोई केस नहीं है तो उनमें भी बाजार थोड़ी 2-2 घंटे 4-4 घंटे की बाजार को ढील दी जाए ताकि वो लोग भी अपनी दुकान खोल सकें, उनका भी काम हो सके। एक अभी बहुत ज्यादा ओलावृष्टि संकट हुआ था, 3-4 दिन पहले बारिश आई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें क्या हुआ कि बहुत जगह ऐसे थे जो कीर समाज के लोग हैं
वो खेती करते हैं, जमीन दूसरे की होती है। अब उनकी सब्जी या तो जयपुर बिकती है या टोंक बिकती है, लेकिन पिछली बार उन्होंने रोक दिया, भाई हम जिले से बाहर नहीं जाने देंगे। तो मैंने रिक्वेस्ट भी की, लेकिन उनका एक ऐसा नहीं हो कहीं टोंक में भी ज्यादा पॉजिटिव है और जयपुर में भी। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, इनको बेचारों को यहीं बेचने दो। अब उनकी वो फसल नष्ट होगी, तो मेरा आपसे माध्यम से निवेदन है कि आप एक नीचे आदेश दें कि जो आदमी काम कर रहा था और जो नष्ट फसल का उसका मुआवजा बना है, उसी खेत समाज को मिला जो आदमी उसमें फसल बो रहा था। क्योंकि वो लोग अब कहीं के भी नहीं रहे, उनके झंकड़ में सब कुछ टप्पर भी उड़ गए और वो बहुत बुरी तरह से हताहित हो गए हैं। इसी के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं स्वास्थ्य मंत्री जी कहना चाहूंगा कि उन्होंने बड़ी योद्धा लड़ाई लड़ी है और बड़ी एक संयम से और बड़ी मजबूती से। एक बार तो हल गए थे, मैं रोज टीवी में देखता था, लेकिन रघु शर्मा जी ने बहुत ही संयमता दिखाई है और मजबूती से कोरोना के योद्धा बन के बाहर निकले हैं, तो उनको मैं बधाई देता हूँ। मेरे यहाँ एक बीटीएम मशीन यूज की जाती है, तेज जाते हैं कोटा में, वो सिर्फ और सिर्फ 13 मशीनें अभी बाकी बचती हैं। तो मैं आपके निवेदन कहना चाहता हूँ कि वो मशीनें भी मेरे यहाँ पूरी ठीक है। जो मैंने से बात की थी तो वो हो रहा पाली थी। जहाँ तक इस सब के बारे में माननीय मुख्यमंत्री, मैं बार बार उन सब चीज़ों का जिक्र नहीं करना चाहता कि जो भी और काम है, क्योंकि बहुत लोग बोलने वाले हैं, उन सबको तो हम उससे कर लेंगे। मेरा निवेदन आपसे ये है कि जिस हिसाब से अभी राहुल गांधी जी कहा है कि कोरोना में जो कुछ है इसकी भी जांच की जाए, मेरा आपसे निवेदन ये है कि हर जिले के अंदर जो भी भामाशाहों ने बहुत बड़ी सामग्री दी है, जो भामाशाहों ने बहुत बड़ा पैसा दिया है और व्यापारियों ने बहुत पैसा दिया है, उन सबके एक आपके माध्यम से जैसे भी आप उसको समझे, मेरी कोई कंप्लेंट नहीं है, लेकिन अगर चाहें तो आप जिस हिसाब से है कि भाई किसने कितने पैसे इकट्ठे किए हैं, किस एमएलए के माध्यम से हुए हैं, किस सरकारी तंत्र से इकट्ठे हुए हैं, उन सबका भी जो ना तो आपके एमपी लैंड उसमें गया है प्रधानमंत्री कोष में और ना ही मुख्यमंत्री कोष में गया है, वो बहुत बजट इकट्ठा हुआ है जिलों के अंदर में, तो उनकी भी एक आप थोड़ी सी निगरानी की जाए कि वो में भामाशाह ने जो पैसा दिया है वो कहाँ कैसे यूज हुआ है। तो मैं आपका ज्यादा वक्त लेते हुए आपको धन्यवाद करूंगा कि आपने पहले भी सारे एमपीओ से बात की थी, ऐसे वक्त में आज फिर वीसी पे सबको जोड़ गए, आपने सबकी बात रखी है, सबकी बात सुनी है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आपका धन्यवाद और आप निश्चिंत रहें, जिन्होंने भामाशाह ने मदद करी है उन सब का अपन ये कोरोना खत्म हो जाएगा तो उनका सम्मान करेंगे। आप लोगों के माध्यम से बात करके पता करेंगे कौन कौन लोगों ने मदद करी है, बहुत लोगों ने मदद करी है। एमएलए एमपी ने कोई कमी रखी नहीं है, सबने मोटिवेट करके भामाशाहों को, दानदाताओं को, सबको मोटिवेट किया। पूरे राजस्थान में कोई कमी नहीं रही अभी तक, तो कोई भूखा नहीं सोया और सब कंफर्टेबल रहे हैं। आगे भी अपन मिलके काम करेंगे। धन्यवाद आपका। नहीं, बहुत ही सबने बहुत और बहुत अच्छी मदद भी की आपके पास से। वो कौन आ गए? राम के अशोक बैरवा जी, अशोक खंडार। प्रणाम सर। प्रणाम सर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, कोरोना युद्ध में सफलता प्राप्त की और आगे भी जिस तरह से निजाम किया। मंत्री जी आप सुन रहे, माननीय सीएम साहब तो आ रहे हैं, 2 मिनट में आ रहे हैं बस। मंत्री जी आपको हमारी सरकार को प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने जिस तरह से राजस्थान में गांव गरीब की सेवा करी है और कोरोना युद्ध में सफलता सिद्धि हासिल की है, आगे भी बड़े इंतजाम हमारे, मैं समझता हूँ पूरी सरकार को साधुवाद है और आगे भी हम कोरोना युद्ध में शानदार जीतेंगे, इसकी सरकार से अपेक्षा है। मेरे जिले में सर पूरे वॉलेंटियर में, हमारी टीम कार्यकर्ताओं ने और हमारे समाज ने, सबने मिलकर दोनों गाँव में गाँव गरीब की सेवा करी, किसी को भूखा नहीं रहने दिया, गाँव में फूड पैकेट बांटे हैं, भामाशाह ने कार्यकर्ताओं ने काम किया है, पैकेट बनाकर भोजन उपलब्ध कराए। दोनों बड़े कस्बे हमारे वहाँ पर पूरी टीम ने काम करके सुबह शाम दोनों टाइम भोजन कराए हैं और क्वारंटीन जो हमारे सेंटर थे उन्हें भी लगातार, क्योंकि मध्य प्रदेश बॉर्डर पर हमारा जिला है, तो वहाँ पर भी पूरी टीमों ने काम करके उनको सुबह शाम भोजन किया है। दोनों लॉकडाउन में पूरा पालन किया है और हमारे जिला कलेक्टर साहब और पुलिस अधीक्षक, हमारे डॉक्टर्स और कोरोना वार्ड से जितने भी थे, सबने मिलजुल कर सवाई माधोपुर जिले को सुरक्षित रखा है। और मैं ये कहते हुए बड़ा सफल हूँ कि जिला सवाई माधोपुर कोरोना मुक्त है। एक पेशेंट था वो भी बाहर का था, उसको जयपुर शिफ्ट कर दिया गया है। आप दोनों बैठे हो, अभी एमपी साहब कह रहे थे कि अब वहाँ जब कोरोना का पेशेंट नहीं है तो जनरल जो मरीज है दूसरी बीमारी के, उसके लिए शुरू करवा दो आप लोग सब। मैं भी बोल दूंगा, आप निर्देश दे देंगे तो हॉस्पिटल खुल जाएंगे
और अगर अलग से वार्ड रखना पड़े तो थोड़ा दूर रख लेंगे ताकि जिला अस्पताल को मुक्त है ताकि आराम से लोगों का इलाज हो सके। दूसरा मेरा ये निवेदन था सर, सवाई माधोपुर जिले में काफी लोग प्रवासी भारत भर में हैं और मेरे खंडार से करीबन 2000 प्रवासी मजदूर वहाँ काम करते हैं, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और हरियाणा, दिल्ली और कर्नाटका, इस तरह से काफी जिलों में, काफी स्टेट में हमारे लोग हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने धन्यवाद दिया है झारखंड सरकार को, बिहार सरकार को कि आपने हमारे प्रवासी मजदूरों को लेने की बोलिए अशोक। मेरा निवेदन ये था कि इस तरह से आपने भी झारखंड को और बिहार सरकार को धन्यवाद दिया कि आपने प्रवासी मजदूरों को लेने की सहमति जताई है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मेरे स्वयं जिले के भी राजस्थान के काफी प्रवासी मजदूर तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, हरियाणा और बाहर काफी स्टेटों में है, तो आपका भी मैं आग्रह करूंगा कि आप भी स्वागत करके उनको बुलाएं और वहां पर क्योंकि लंबी दूरी के स्टेट से तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, तो कृपया करके महाराष्ट्र तो वहां पर रेलों के इंतजाम के लिए भारत सरकार से निवेदन करें। तो मैं समझता हूँ जिस तरह से आपने बिहार सरकार को, झारखंड को आभार व्यक्त किया, उसी तरह से मैं भी चाहूंगा कि आपको भी वो सरकार आभार व्यक्त करे कि आप अपने बंधुओं को ले जाएं और यहाँ हम काफी इंतजाम करेंगे कोरोना मुक्त वहाँ से आने में। ठीक है। तो मेरा निवेदन है कि आप बाहर के जो लंबी दूरी के स्टेट से उसे लाने की व्यवस्था करावें और यहाँ पर सर हमने पूरे मिलजुल कर पूरे शासन ने, प्रशासन ने अच्छा काम किया है और गंगापुर, श्रीमानपुर, खंडार सब जगह मिलकर हमने काम किया है और प्रशासन का पूरा सहयोग रहा है और चिकित्सा कर्मी, पुलिस कर्मी और प्रशासन और हमारे सोशल वॉलंटियर्स और भामाओं मिलकर खूब काम किया है और आगे भी काम करेंगे। 4.5 प्रवासी मध्य प्रदेश के मजदूरों को हमने हमारे बॉर्डर से मध्य प्रदेश भेज दिया है, जो आपने हमें काम किया था उसको सकुशल किया है और काम कर रहे हैं। टीम हमारी खंडार में काम करके लोगों की सेवा में है और आशा है कि हमारी सरकार कोरोना विरुद्ध को जीतेगी और आगे एक शानदार राजस्थान की कल्पना लेकर हम काम करेंगे और यहाँ दिन दिहाड़े के काम शुरू हो, छोटी दुकानें शुरू हो, लोगों को काम मिले, नरेगा में काम मिले, ऐसे आप प्रदान करें। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद आपका अशोक रामकेश जी। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। मैं सबसे पहले तो इस बात के लिए आपको धन्यवाद दूंगा कि कोविड की जो गंभीरता उसको सबसे पहले भारतवर्ष में आपने समझा और उसी को ध्यान में रखते हुए आपने लॉकडाउन का ऐलान किया। आज जो सुखद स्थिति है राजस्थान में वो आपके लॉकडाउन की वजह से है। लॉकडाउन का जो ऐलान किया उससे बहुत अच्छे परिणाम हमारे सामने हैं और विशेष रूप से मैं सवाई माधोपुर के बारे में तो आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे 8 केस जो पॉजिटिव थे वो 8 के 8 केस हमारे पूरे नेगेटिव हो चुके हैं। कोरोना मुक्त सवाई माधोपुर आज की तारीख में है। ये सब आपके और हमारे रघु शर्मा जी के जो गंभीर प्रयास, संसाधन कम होते हुए भी आप लोगों ने जो मेहनत की है वो काबिल तारीफ है। और मैं आपको ये भी निवेदन करना चाहूँगा साथ में कि अब जो समय है उसमें जो हमारे बाहर के जो लोग फंसे हुए हैं, जो राजस्थान में आप ये समझिए गंगापुर के लोग, आंध्र प्रदेश में हमारे 78 लोग हैं, दिल्ली में 220 लोग फंसे हुए हैं, गुजरात में 405, अकेले गंगापुर की बात कर रहा हूँ सर, कर्नाटक में 353 लोग हैं, मध्य प्रदेश में हमारे 101, महाराष्ट्र में 408 लोग फंसे हुए हैं, तमिलनाडु में 248 लोग फंसे हुए हैं, तेलंगाना में 103 लोग फंसे हुए हैं। ऐसे करके अकेले गंगापुर के करीब 4000 लोग ऐसे हैं जो देश के विभिन्न कोनों में जो मजदूरी के हिसाब से गए हुए थे वो फंसे हुए हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि उन लोगों को ऐसी कोई व्यवस्था करें कि वो यहाँ वापस आ सकें। बहुत अफरा तफरी का माहौल हो रहा है, लोग रह रहे हैं, वहाँ लोगों को जो किराए पे रह रहे थे वहाँ उनको निकाल दिया और वहाँ से लोग पैदल ही चल पड़े। आप देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके जो प्रयास हैं ये प्रयास गंभीरता के साथ इनके होने चाहिए जिससे ये लोग अपने घरों पे आ जाएं।
आपने बहुत ही शानदार व्यवस्था जो आपने इसमें क्वारंटाइन की क्वारंटाइन सेंटर जो आपने बनाए, क्वारंटाइन सेंटरों में भी एक से बढ़कर के एक व्यवस्था हम लोगों ने उसमें किया। गंगापुर में विशेष रूप से मैं आपको कहना चाहूँगा कि गंगापुर के जितने भी क्वारंटाइन सेंटर थे उन सेंटरों को हमने गंगापुर सेवा समिति बना करके और उनको गंगापुर सेवा समिति ने गोद लिया और उनकी अच्छी से अच्छी व्यवस्था हम लोगों ने की है। मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा बोलते रहो, आप मैं नोट कर रहा हूँ। आप नोट करेंगे। जो क्वारंटाइन सेंटर थे, क्वारंटाइन सेंटरों को हमने शहर से बाहर रखा और उनमें इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी कि लोग वहां पर ठीक ढंग से रह सके। हमने सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए गंगापुर सेवा समिति का गठन किया और गंगापुर सेवा समिति में हमारे मैं सर आपको निवेदन करना चाहूँगा कि क्वारंटाइन सेंटरों को, वहाँ की व्यवस्थाओं को हमने देखा, ठीक ढंग की जो व्यवस्था नहीं होने के कारण मैंने गंगापुर में गंगापुर सेवा समिति का गठन किया, भामाशाहों को इकट्ठा किया और 46 लाख रुपए भामाशाहों की तरफ से इकट्ठा हुआ। हमने क्वारंटाइन सेंटरों को सबको गोद लिया और सारी व्यवस्था गंगापुर सेवा समिति की तरफ से हम लोगों ने की। अच्छी से अच्छी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। बाहर के जो भी लोग गंगापुर होकर के निकल रहे हैं, अगर उनको गंगापुर में क्वारंटाइन किया तो हम सारी की सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी हम लोगों ने ले रखी है। तो मैं आपसे इस संबंध में यही कहना चाहूँगा कि अब हमारे जो बाहर लोग जो फंसे हुए हैं उनको आप बेहतर व्यवस्था करके और उनको लाने की मदद करेंगे, ये मेरी आपसे अपेक्षा है। रामकेश जी बात सुनिए, एक प्रॉब्लम जो आपको मैं सुबह से ये मीटिंग ले रहा हूँ, मैं सबको कह रहा हूँ कि 19 लाख लोगों ने अप्लाई किया है। 19 लाख लोगों ने, उसमें करीब 12-13 लाख तो आने वाले हैं और बाकी लोग जाने वाले हैं। अब 19 लाख मेरे 13 लाख भी हैं। अब आपने जो नाम बताया 4000 लोगों के, 19 लाख लोग तो आएंगे तो आ सकते हैं, या फिर वो अलग जो आप बताओगे और वो लोग 1000 लोग होंगे, 800 लोग होंगे, तो हम लोग ट्रेन जो है, ट्रेनें मिलने लग जाएगी आज से। 25 ट्रेनें कल शुरू हो जाएगी। 25 ट्रेनें जाने वाली आने वाली, हैदराबाद से भी, बेंगलोर, सब जगह से ट्रेन आ रही है। तो आप क्या कीजिए, अपने लोगों के नाम सब लिख करके, अगर नाम अपने हो तो आप बताएंगे किस इलाके में ये सर मैं करूंगा, लेकिन सर आपका जो मैनेजमेंट जिस समय राजस्थान में अकाल पड़ा, वो मैनेजमेंट मुझे आज याद आ रहा है। पूरे राजस्थान की जनता आपको याद कर रही है। आज का भी आपका जो मैनेजमेंट है, इस राजस्थान की पूरी जनता आपको भविष्य में याद करेगी, पूरा देश। और प्रधानमंत्री जी आपकी तारीफ कर रहे हैं। ये जो मजदूर फंसे हुए हैं, इनमें आप आगे बढ़ करके और प्रयास करें, ये लोग याद करेंगे आपको। इनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए सर। हाँ, तो नहीं होने देंगे आप। और ये हमारे जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी जो बाहर, आप हमें नाम लिख के देना, टेलीफोन नंबर लिख के देना, हम लोग करेंगे, ठीक है? वो मैं करूंगा सर। और ये छात्रों मोबाइल नंबर दे दीजिए, हम लोग बात करेंगे। 2-3 महीने से जो अपने कमरों को छोड़ करके आ गए, उनके कमरे का किराया भी आप माफ करना सर। मुझे पता बहुत तकलीफ में है, मैं बात करूंगा, ठीक है? धन्यवाद, शुक्रिया। दानिश जी, दानिश अबरार सर, नमस्कार सर। नमस्कार भैया। सर, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा सर कि आज जो राजस्थान की स्थिति है कोरोना को लेकर, इसमें कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है सर कि 22 मार्च 2020 को जो पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले ऐतिहासिक फैसला जो लॉकडाउन का सर आपने लिया, ये हिंदुस्तान में सबसे पहले फैसला सर आपने लिया। और उसके बाद एक फैसला और आपने सर सबसे पहले लिया कि सोशल सिक्योरिटी पेंशन 78 लाख लोगों को सर दी गई है, और जिसका परिणाम ये रहा सर कि 78 लाख लोगों को सोशल सिक्योरिटी पेंशन दी, जिसमें 1400 करोड़ रुपए
इस कोविड के समय में जहां सारी सरकारें परेशान है पैसों को, अपनी सरकार ने सर बिना सोचे समझे, बिना भेदभाव जाति धर्म के किसी भी बात के 78 लाख लोगों को 1400 करोड़ रुपए हम दे चुके हैं सर। ये मैं कहना चाहूंगा जो आपका एक ऐतिहासिक फैसला सर रहा। और उसके साथ ही सर 16 अप्रैल को राजस्थान में 62,000 हमारा नरेगा के क्रमिक थे जो आज 22 लाख हो चुके हैं। और इन सब के चलते चाहे सोशल पेंशन हो, लॉकडाउन हो या नरेगा हो, आज अपनी स्थिति ऐसी बनी सर, हमारा भी सीना चौड़ा होता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राजस्थान सरकार को, राजस्थान के मुख्यमंत्री की तारीफ करते हैं तो सर सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। और साथ में रघु शर्मा जी बैठे हैं, चिकित्सा मंत्री जी। आज सर ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं है कि मृत्यु दर पूरे हिंदुस्तान में सबसे कम है। और साथ ही सर इस कोविड को लेकर अगर मैं टेक्निकल बात करूं, नेशनल एवरेज टेस्टिंग का है सर 198 और हमारे राजस्थान का कोविड का टेस्टिंग है सर 549, 4 गुना ज्यादा। तो ये सर मैं रघु शर्मा जी को भी बधाई देना चाहूंगा कि आज इस परिस्थितियों में हमें सर आंकड़ा बेस्ड बात करनी चाहिए सर। आज रघु शर्मा जी की ये बात कहनी पड़ेगी कि कहाँ सर 198 देश का एवरेज है और हमारे स्टेट का एवरेज सर 549 है। इसलिए सर मैं सरकार को, आपको, रघु शर्मा जी को सर सबको इस बात की बधाई देना चाहूंगा सर। दूसरी बात सर, जहां तक सवाई माधोपुर का सर सवाल है, सर सवाई माधोपुर में हमारे एमपी साहब भी बैठे हैं, रामकेश जी बैठे हैं, अशोक जी बैठे हैं, इंदिरा जी भी ज्वाइन करेंगी सर। हम सब ने मिलकर आपका जो प्रण था कि यहाँ कोई भूखा नहीं मरे, बिल्कुल सर सवाई माधोपुर में कोई भूखा नहीं मर रहा है। सरकार पूरा ध्यान रख रही है। रामकेश जी ने कहा 46 लाख रुपए भामा साहब ने गंगापुर में दिए, लाखों रुपए माधोपुर में दिए। और सर सवाई माधोपुर के ना सिर्फ इंसान बल्कि हम तो सर यहाँ बेजुबान जानवर भी ज्यादा हैं। हम तो चाहे गाय का चारा हो चाहे खाना हो। और आज ही सर सवाई माधोपुर के अंदर 164 मंदिर हैं, 164 मंदिर हैं, 32 मस्जिद हैं, 3 गुरुद्वारा और 1 गिरजाघर। वहां तक सर आज राशन की किट मेरे द्वारा माधोपुर में सर पहुंचाए गए हैं। लेकिन इस सब के लिए सर क्रेडिट का समय नहीं है, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे कलेक्टर साहब का, हमारे एसपी साहब का, सीएमओ साहब का और सर्वप्रथम सर सवाई माधोपुर की सिविल सोसाइटी का सर, जो उसने खुद ने आगे रह करके व्यवस्था आगे बढ़ चढ़ के सर संभाल रखी। सर आपको ज्यादा लंबा नहीं कहते हुए सर एक सुझाव देना चाहूंगा और एक अपॉर्चुनिटी की बात बताना चाहूंगा सर। सुझाव में ये देना चाहूंगा सर, इस लॉकडाउन में, इस कोरोना में सर हमें कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी सर। इसलिए सर इस कोरोना को अगर हम सर देखें तो हमारा जो फोकस है, हम इससे फोकस ये रख रहे हैं लॉकडाउन, शटडाउन, इकोनॉमी कैसे चले, आदमी कैसे लाएं। सर फैसला है लाइफ एंड इकोनॉमी। अगर सर जिंदगी का फैसला लेंगे तो इकोनॉमी टूट जाएगी और इकोनॉमी का फैसला लेंगे तो सर जिंदगी टूट जाएगी। इसलिए सर लाइफ और इकोनॉमी का ये फोकस हम लॉकडाउन, शटडाउन, इन सब चीजों से हटाकर इस कोरोना को सर सिर्फ और सिर्फ एक मेडिकल क्राइसिस सिचुएशन की तरह देखें कि कोरोना भाई ठीक है, इसके साथ रहना है और इसको मेडिकल क्राइसिस सिचुएशन देखें। और जैसे कि सर कह रहे थे मेरे से पूर्व वक्ता, हर चीज का सर मेडिकल प्रोटोकॉल बने, जैसा रामकेश जी ने कहा और एमपी साहब ने कहा बाजार खुलने चाहिए। सर चीजें खोलनी पड़ेंगी और हर चीज का एक मेडिकल प्रोटोकॉल बने। आज रोहित बोरा जी बोल रहे थे मेरे 22 आदमी की फैक्ट्री 3 से कैसे चलाऊं, तो सर एक मेडिकल प्रोटोकॉल हर चीज का बन जाएगा तो सर कोरोना के साथ जीने की आदत हो जाएगी और हम इस चीज को खोल पाएंगे। और अपॉर्चुनिटी के सर मैं सुझाव देना चाहूंगा सर, कोरोना एक सर वाकई में अपॉर्चुनिटी, सर कहते हैं सर आधा ग्लास भरा है तो कोई तो बोलेंगे आधा खाली है और कोई बोलेगा आधा भरा है। सर कोरोना ये महामारी है, हम सब इससे जूझ रहे हैं। आप सर दिन रात एक कर रखिए, आप 1 मिनट में 10 जाने बचाते हो सर। सर इस कोरोना में एक अपॉर्चुनिटी ये आई है सर कि मेरे से पहले जब बात चल रही थी तो 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 2000 करोड़ का, सब मैं बड़ी बात नहीं करता, मैं इतना बड़ा कोई इंडस्ट्रीज विजन नहीं रखता हूँ सर। लेकिन जिन जिलों में कोरोना नहीं है सर, इन जिलों में हम ये अपॉर्चुनिटी ला सकते हैं कि हम जिलों को सेल्फ सस्टेन बनाएं। जैसे कि आज सर मास्क बनता है तो मास्क कोई बम्बई बन रहा है, चाइना से इंपोर्ट हो रहा है, ये हो रहा है, हम जिले के जिले में लोगों को प्रोत्साहित करें कि भाई आप मास्क जिले में बनाओ, बाहर से अगर हम 4 रुपए में लेते हैं तो तुमसे 4.25 रुपए मिलेंगे। तो सर ये एक अपॉर्चुनिटी आई है जब सब लोग घरों में बंद हो गए हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं, कि हम हर जिले को
सेल्फ सस्टेनिंग जिला बनाए, जिससे कि जिले के अंदर सब्जी का मामला है तो जिले की सब्जी आए, जिले में बिके। जॉब की बात है, आज सवाई माधोपुर में 50 लोग सर बाहर के काम करते हैं, तो हर चीज में सर आप इस टर्म को नोट कर लें। सर मेरा सुझाव है हर जिले को सेल्फ सस्टेनिंग डिस्ट्रिक्ट का सर एक मेरा इसमें सुझाव था। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है सर, मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। अच्छे माइंड रखे, अच्छे माइंड रखे हैं। ठीक है सर, एक बार पुनः सर आपने याद रखा, याद करा, सबको साथ बिठाया, और सवाई माधोपुर में सर हमारे एमपी साहब और हम सब एमएलए सर सब मिलके काम कर रहे हैं। और बहुत बढ़िया, यही होना चाहिए, तभी कोरोना जंग जीतेंगे अपन लोग। सर इंदिरा जी सर प्रणाम। नमस्कार। प्रणाम सर, नमस्कार सर। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहेंगे सर आपको कि आपने कम से कम, हम काफ़ी दिन से आपसे मिल नहीं पा रहे थे, आपने वीसी के माध्यम से आपसे मुलाकात हो गई और हम अपनी बात रख पा रहे हैं आपके सामने, आपसे बात कर पा रहे हैं। तो वैसे सब ठीक ठाक चल रहा है। अभी हमारे ज़िले के सभी विधायक और अभी दानिश भाई और रामकेश जी कह रहे थे बड़े बड़े काफ़ी कलेक्शन किया है भामाशाहों के द्वारा, लेकिन हम दो गरीब विधानसभाओं के लोग हैं, अशोक जी और मैं STS वाले, तो हमारे ज़्यादा कलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी सर हम वैसे ज़्यादा इस तरीके से कमेटी बनाकर नहीं कर पाए, लेकिन गांव के जो लोग हैं, किसान लोग हैं, अपनी जब खेती में से, अनाज में से थोड़ा थोड़ा करके पंचायतवार हमको कलेक्शन करके दिया, कुछ तो कुछ हमारी तरफ से, कुछ मिलने वालों की तरफ से, इस तरीके से करके सारे विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम पंचायत लेवल पे हमने व्यवस्थाएं कर रखी है सर। और ऐसी कहीं भी ऐसी समस्या नहीं आई कि जहाँ कोई भी व्यक्ति भूखा रहे, और सारी की सारी व्यवस्थाएं अपने पूरी दोनों ब्लॉकों में सुचारू है। और इसके अलावा सर हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि चिकित्सा की व्यवस्था के बारे में हमने आपको ईमेल पर लेटर भी भेजा है। कुछ चिकित्सा व्यवस्था हमारे यहाँ थोड़ी बताया भी था पहले भी, उसमें स्टाफ की कमी है सर। और अभी कुछ नर्सेज और कंपाउंडर वगैरह भी लगाए, लेकिन सर जहाँ रिक्वायरमेंट कम थी वहाँ नहीं थी, वहाँ लगा दी सर। और मेरे बोली काफ़ी कमी है यहाँ पे, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी सर कि वो थोड़ा सा पूर्ति हो जाए तो मेरे यहाँ भी थोड़ा ठीक ठाक हो जाए। इसके अलावा सर मेरे यहाँ यहाँ बामनवास के अंदर 3 पॉजिटिव आए थे, जैसा कि अभी रामकेश जी ने बताया। 8 के 8 3 मेरे यहाँ से थे, बाकी गंगापुर से थे, तो सारे नेगेटिव हो चुके हैं, सब घर आ चुके हैं सर। एक मेरे बोली से आया है, एक की डेथ हो चुकी है, तो वो बाहर के सर यूपी के थे। तो एक आया है यूपी का, जो सब्जी करते थे, आप सब्जी बाड़ी वगैरह लगाते थे, तो हमारे यहाँ का लोकल कोई भी नहीं है सर। और सारी चीज़ें ठीक ठाक है, पूरा प्रशासन ठीक काम कर रहे हैं। इसके अलावा सर हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे, पानी की जो समस्या है थोड़ा उसकी दिक्कत आ रही है, गर्मी का मौसम है और बोली के अंदर बिसलपुर से पानी आता है सर, थोड़ा सा उसमें बढ़ोतरी हो जाए तो ठीक है सर। इसके अलावा सर जो हेडपम्प वगैरह हमारे सौर ऊर्जा प्लांट वगैरह DFU के काफ़ी स्वीकृत किए थे, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन वो सर इस लॉकडाउन की वजह से लग नहीं पा रहे, अगर उनमें छूट मिल जाए तो ठीक रहेगा कि वो सभी लोगों को पानी की व्यवस्था हो सके। और इसके अलावा सर धन्यवाद देना चाहेंगे आपको कि हमारा जो बोली का हॉस्पिटल था वो 50 बेड का हो गया है, हमारी आपसे निवेदन किया था हमने। और सर एक तीसरी जो हमारी, वो सभी ने बताया भी, जैसा कि सारे विधायकों ने ही, बाहर लोग फंसे हुए 1909 लोग हमारे यहाँ से है, लेकिन सबसे ज़्यादा सर कर्नाटक और महाराष्ट्र और चेन्नई में तमिलनाडु चेन्नई से काफ़ी परेशान है सर। वहाँ खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो पा रही उनके लिए, तो सर कुछ बात हो जाए वहाँ पे तो उनके लिए व्यवस्था हो जाए, और जब तक वो आए, जब तक थोड़ा सा उनको राहत मिल सके। और यही चीज़ें सर, अभी नरेगा का काम चल रहा है सर, 12,939 लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं दोनों ब्लॉकों में, तो इसमें थोड़ा बढ़ोतरी हो जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। बाकी तो सर करीब करीब सब ठीक है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका, अच्छे पॉइंट दिया आपने, धन्यवाद। ठीक है सर, नमस्कार। नमस्कार। जूली साहब, जूली प्रभारी मंत्री जी। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत बढ़िया काम है सवाई माधोपुर में, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। और ख़ास तौर से मैं कहना चाहूँगा, हमारे सारे विधायक साहिबान गाड़ियाँ भर भर के राशन बांट रहे हैं,
जन सहयोग से काम करा रहे हैं। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाके, चाहे अशोक बैरवा जी हो, दानिश जी हो, रामकेश जी हो, चाहे इंदिरा जी हो, बहुत अच्छा काम है सर। और एसपी साहब का, कलेक्टर साहब का भी बहुत बढ़िया काम वहाँ पे है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। आज की तारीख में ना के बराबर केस है, सिर्फ एक केस है और बहुत ही जल्दी वो रिपोर्ट भी नेगेटिव आने की उम्मीद है। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि सारे जनप्रतिनिधि एक बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ एकजुट होकर वहाँ पे काम कर रहे हैं और इस प्रकार का जो काम हुआ है निश्चित तौर पर इसका जनता को फायदा मिलेगा। और आपके लिए कहना चाहूँगा साहब, आपके सामने जो लगातार जो आप निर्णय कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर, जो चाहे मोदी जी राजस्थान को वैसे तो कुछ नहीं दे पा रहे होंगे, लेकिन आपको बधाई जरूर जो उन्होंने दी पूरे देश के अंदर, उसके लिए आपको एप्रिशिएट करना चाहूँगा। मोदी जी ने दिया, बधाई जरूर दे दी। और हमारे सारे, मैं देख रहा था एमपी साहिबान और सभी विपक्ष के नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए, सब लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। मैं उन सब लोगों से भी एक आग्रह करूंगा कि अगर कंधे से दूसरा कंधा मिलता है तो निश्चित तौर पर बाजू और ज्यादा मजबूत होगी। तो आप सब लोग केंद्र सरकार से भी थोड़ी मदद और कराएंगे तो राज्य सरकार को मजबूती मिलेगी। और नहीं करा रहे तब भी आप लोग तो काम कर ही रहे हैं। बेस्ट काम पूरे देश के अंदर राजस्थान में हो रहा है। बहुत धन्यवाद आपको धन्यवाद देता हूँ सर। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। एक सर हमारी जो सर एक निवेदन करना चाहूंगा सर। हाँ बोलो। सर वो हमारी इसी जो कल की थी वो अलवर की पोस्टपोन हो गई, तो वो आपने जो लैब की जो घोषणा की है सर वो थोड़ा जल्दी हो जाए, उसके लिए निवेदन कर रहा था सर। इसको अलवर जिले में लैब की कर रहे हैं। हाँ लैब हो रहा है, लैब तो प्रायोरिटी है। अलवर जिला बड़ा जिला है, प्रायोरिटी है, अच्छी लैब होनी चाहिए। सर मैं रघु शर्मा जी से भी कर रहा हूँ सर। रघु शर्मा जी सुन रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद। अच्छा आपने निभाया है माधोपुर को भी। सर सवाई माधोपुर में सवाई माधोपुर में सर रघु शर्मा जी ने और आपने मेडिकल कॉलेज की सर घोषणा कर रखी है सर, उसका जरूर से ध्यान रखना सर। लास्ट है।